जब मेरी बहन ने मुझे अपनी 19 फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने का प्लान बनाया तो मैंने फाइनली हाँ कर दी। मुझे लगा था कि वो मेरे जैसे बोझ को अपने सिर से हटाकर खुश होगी, पर जब मैं ब्लिंड डेट से घर लौटा तो देखा वो सोफा पर बैठी है। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम दोनों पहली बार मिले हो तो डायरेक्ट हॉट स्प्रिंग जाने का प्लान कैसे बन गया? उसने फ्राउन करते हुए सीरियस टोन में आगे कहा। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने इंटरप्ट किया। मैं केयरलेस नहीं हूं, मुझे वो पसंद है। थैंक यू सिस्टर, इतनी अच्छी डेट फिक्स करने के लिए। आगे का हम खुद देख लेंगे। ये बोलकर मैं अपने रूम की तरफ जाने लगा, पर पता नहीं मेरी किस बात पर उसको गुस्सा आ गया। वो तुरंत खैरी हो गई। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आया कि यह गुस्सा आखिर आ कहां से रहा है। पिछली लाइफ में मैंने उसके पीछे अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। रोना, चिल्लाना, थ्रेटन करना। आखिर में निंगशुआंग ने हार मानकर अपने फियांसे वेडोंग से ब्रेकअप कर लिया और मुझसे शादी कर ली। पर वेडिंग वाले दिन वेडोंग ब्लैक सूट में शादी में घुस आया। उसने मुझ पर उंगली उठाकर चिल्लाया कि मैं एक लूजर हूं जिसने एक औरत को फोर्स किया है। मैंने डिफेंड किया, पर वीडियो कट करके इंटरनेट पर डाल दिया गया। पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल मेरे खिलाफ हो गया। सब मुझे गालियां दे रहे थे कि मैं बेशरम हूं, अपनी ही बहन को फंसाया और फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद कर दी। लू फैमिली के शेयर्स भी गिर गए। इसी शौक में डैड को स्ट्रोक आया और उनकी डेथ हो गई। फ्यूनरल में मॉम का प्यार अब नफरत में बदल चुका था। वो मुझे किसी दुश्मन की तरह देख रही थी। लू और वेडोंग की फैमिली अब दुश्मन बन चुकी थी। बिजनेस में हर तरफ अटैक हो रहे थे। निंगशुआंग बिल्कुल फंस चुकी थी। वेडोंग के साथ उसकी मीटिंग बढ़ गई थी और घर आना कम हो गया था। मैं फिर से कोई सीने क्रिएट करने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक बार झगड़ा हुआ था और निंगशुआंग 3 दिन तक घर नहीं आई। मैं उस खाली मानशन में एक मुजरिम की तरह रह रहा था। फिर निंगशुआंग ने डिवोर्स मांग लिया। उसकी आवाज में थकावट और रिग्रेट था। अगर मैंने वेडोंग से शादी कर ली होती तो डैड जिंदा होते, मॉम की ऐसी हालत नहीं होती और लू फैमिली इस लेवल तक बर्बाद नहीं होती। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने चुपचाप साइन कर दिया। जब मैं सिविल ब्यूरो से बाहर निकला तो एक ट्रक ने रेड लाइट क्रॉस करके मुझे उड़ा दिया। मरने से पहले आखिरी सीने जो मैंने देखा वो थी निंगशुआंग सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हो कर वेडोंग से फोन पर बात कर रही थी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मेरी जिद ने कई लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी थी। इसलिए रीबर्थ के बाद मेरे सिर्फ 2 ही मिशन हैं। पहला, निंगशुआंग से दूर रहना और सारे रिश्ते तोड़ देना। दूसरा, लू फैमिली का एहसान चुकाना। इसलिए जब न्यू ईयर्स ईव डिनर पर निंगशुआंग ने वेडोंग के साथ एंगेजमेंट अनाउंस की तो फैमिली में सब टेंशन में मुझे देखने लगे। उन्हें डर था कि मैं गुस्से में टेबल पलट दूंगा, पर मैंने चुपचाप 200 मिलियन के नेचुरल ब्लू डायमंड्स का पेयर उन्हें गिफ्ट कर दिया। पूरी दुनिया में लिमिटेड एडिशन। मॉम शॉक में रह गई। यानचुआन, तुमने अपनी पूरी सेविंग्स खर्च कर दी इसके लिए। तुम इसका क्या करने वाले थे? तुम इसकी वेडिंग रिंग बनवाकर निंगशुआंग को प्रपोज करने वाले थे ना? मोम ने हेजिटेट करते हुए आगे की बात रोकी, पर मैंने अपने मन में उसे पूरा कर लिया। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मैंने पोलाइटली और सिंसियरली कहा, यह शुरू से ही सिस्टर के लिए था। अब ये उनके और ब्रदर इन लॉ के लिए परफेक्ट एंगेजमेंट गिफ्ट होगा। ये सुनते ही निंगशुआंग ने फ्राउन किया। उसने मेरे एक्सप्रेशन को डीपली ऑब्जर्व किया और फिर बोली, अपने छोटे भाई का ये गिफ्ट मैं वेडोंग की तरफ से एक्सेप्ट करती हूं। खाने के बाद उसने मुझे अकेले स्टडी रूम में बुलाया। उसकी नेचुरल बॉस ऑरा और प्रेशर फील हो रहा था। सांस लेना भी मुश्किल था। यानचुआन, अब तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका है। 15 दिन बाद तुम ऑफिशियली ब्रांच ऑफिस का कंट्रोल ले लोगे। 15 दिन बाद उसकी और वेडोंग की एंगेजमेंट का दिन भी है। मुझे वहां भेजकर वो दरअसल मुझे इस घर से निकालना चाहती थी ताकि मैं उनकी एंगेजमेंट बर्बाद ना कर दूं। मैं उस चेहरे को देख रहा था जिसे मैंने बरसों तक टूट कर चाहा था। शार्प फीचर्स और खूबसूरत आंखें। मैं आंख बंद करके भी इस चेहरे को ड्रॉ कर सकता था। मैंने अपनी आंखें झुकाई और सॉफ्टली कहा, ओके। अगर पहले वाली बात होती तो मैं रोना धोना शुरू कर देता। मैं आंखों में आंसू भरकर पूछता कि वे मुझे क्यों निकाल रही है। मैं आगे बढ़कर उसके गले लग जाता और कहता, सिस्टर, मुझे अकेला मत छोड़ना। पर अब मैं बिल्कुल ओबीडियंट था, जैसे कि उसके लिए मेरे दिल में भाई बहन के अलावा कभी कोई और फीलिंग थी ही नहीं। निंगशुआंग को अचानक अजीब फील हुआ। उसको लगा मैं बस अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा हूं। मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना है। पहले तुम जिद करते थे और मैं तुम्हें पैम्पर करती थी, पर अब तुम कोई ड्रामा करोगे तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। कंपनी यहां से करीब है, तुम जब चाहो वापस आ सकते हो। फिल्म कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स आते हैं। टैलेंटेड और ब्यूटीफुल लग रही, तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। अब दोबारा सिर्फ अपनी बहन पे फोकस मत करना। मैंने चुपके से अपनी मुट्ठी कसी और अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लाई। सिस्टर ठीक कह रही है, मैं जरूर अपने लिए किसी को चूज करूंगा और आपकी इस एडवाइस को वेस्ट नहीं होने दूंगा।
निंग शुआंग ने फ्राउन किया, उसको कुछ अजीब लग रहा था। तभी उसका फोन बजा। बैडोंग उसे जल्दी बुला रहा था ताकि दोनों मिलकर फायरवर्क्स देख सके। निंग शुआंग ने अपना कोट लिया और बाहर जाने लगी, पर दरवाजे पर रुककर उसने मुड़कर मुझे देखा। यानचुआन, क्या तुम भी चलोगे? मैं थोड़ा चौंक गया। मुझे याद आया कैसे मैंने निंग शुआंग को मजबूर किया था कि हर साल वो मेरे साथ ही फायरवर्क्स देखे। मैंने सिर हिलाया और लाइटली कहा, सिस्टर आप जल्दी जाइए। आई होप आप और ब्रदर इन लॉ एंजॉय करें। निंग शुआंग ने 2 सेकंड के लिए मुझे घूरा और आखिर में बिना कुछ कहे चली गई। दरवाजा बंद हुआ और मेरी झूठी स्माइल फाइनली गायब हो गई। मैंने अपने आप को कंपोज किया और मॉम को ढूंढने निकल गया। मॉम ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में दुख साफ था। अगर दर्द हो रहा है तो रो लो, बचपन से ही निंग शुआंग तुम्हारी हर विश पूरी करती थी। तुम्हारा उसको पसंद करना नेचुरल था, पर निंग शुआंग को हमेशा एक एयर की तरह रेज किया गया है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसको लगता है कि तुमसे शादी करने से लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर तुम सच में उसे नहीं छोड़ना चाहते तो मॉम उसको समझाने की कोशिश करेगी। मैंने बिटरली स्माइल करते हुए सिर हिलाया। फिर अचानक मैं अपने घुटनों पर बैठ गया और मॉम के सामने अपना सिर झुका लिया। मॉम डर गईं और मुझे उठाने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस था। लू फैमिली ने मुझे 20 साल तक पाला है। मैं उनका एहसान हमेशा याद रखूंगा। मैं इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। मैंने सुना है फैमिली ओवरसी ली फैमिली के साथ कोऑपरेट करना चाहती है, पर उन्हें कोई राउट नहीं मिल रहा। मैं ली फैमिली की छोटी बेटी से शादी करने के लिए रेडी हूं। मॉम कंप्लीटली शॉक में थी। उन्होंने मेरी कलाई कस के पकड़ ली। तुम ली आनान से शादी करोगे? यानचुआन, तुम्हें पता भी है ली आनान कौन है? रूमर है कि उसको अपनी माँ की मेंटल इलनेस इनहेरिट हुई है। वो बिल्कुल एक सादिस्ट पागल औरत है। बचपन से उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद रखा गया था। उसके कारण उसकी 2 सगी माम, वो सिर्फ रूमर्स है, और दूसरों की नजरों में मैं भी तो एक साइको ही हूं ना। एक ऐसा इंसान जो अपनी ही बड़ी बहन से प्यार करने की जिद पर अधरा था। मैंने उन सब मर्दों को उससे दूर रखने की कोशिश की जो उसके आसपास आते थे, और लू फैमिली का पूरा पीस बर्बाद कर दिया। ली फैमिली चाइनीज सर्कल में टॉप की फैमिली है और उनकी अप्रोच बहुत स्ट्रिक्ट है। उनके साथ कनेक्शन बनाने का यही एक चांस है। मैरिज अलायंस आपने और दाद ने मुझे इतना इंपॉर्टेंट समझा। मैं भी फैमिली के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। मैंने उनको इस मैरिज के बेनिफिट्स बताए। मेरी आंखों में एक कॉन्फिडेंस था। मॉम की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने बहुत देर तक मेरी तरफ देखा और फाइनली मेरे बालों पर हाथ फेरा। ठीक है, जब तुमने फाइनल डिसीजन ले ही लिया है, ली फैमिली के लोग तुम्हें लेने आएंगे। 15 दिन बाद हांगकांग में शादी होगी। 15 दिन बाद ये सुनकर मेरे अंदर से एक आवाज आई, क्या कोइंसिडेंस है? मेरी इस लाइफ की शादी और निंग शुआंग की एंगेजमेंट दोनों। मुझे उम्मीद है इस बार निंग शुआंग को मेरी वजह से रिग्रेट नहीं होगा। मॉम को सडनली कुछ याद आया और वो बोली, ली फैमिली ने जो डेट सेट की है वो तो बहुत जल्दी है। मैं तो तुम्हारे लिए ठीक से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाई। ऐसा करते हैं, मैं निंग शुआंग से कहकर कंपनी के कुछ शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा देती हूं। मैंने जल्दी से उन्हें रोका। मॉम प्लीज नहीं, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। बस इस मैरिज प्लान को सिस्टर से एक सीक्रेट रखना। मैं नहीं चाहता उसको लगे कि मैं उसको चूज करने पर फोर्स कर रहा हूं, या फिर वेडोंग के साथ उसकी एंगेजमेंट में रुकावट डालना चाहता हूं। मोम मेरी जीद के आगे हार गईं। उन्होंने ठंडी सांस ली और मुझे गले से लगा लिया। बचपन की तरह मेरी पीठ थपथपाई और मेरी सारी रिक्वेस्ट मान ली। हम दोनों माँ बेटे बहुत देर तक बातें करते रहे। जब मैं रूम में वापस आया तो सुबह होने वाली थी, पर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। दरवाजे से टिककर मैंने अपने रूम को देखा। वहां एक पूरी वॉल फोटो से भरी थी, मेरी और निंग शुआंग। क्लोजेट में वो सारे डिजाइनर सूट्स थे जो निंग शुआंग ने मुझे फैशन वीक से दिलवाए थे। बुकशेल्फ पर उसके दिए गए बर्थडे गिफ्ट्स रखे थे। हर एक चीज पर निंग शुआंग के साथ बिताए हुए पलों के निशान थे, ठीक वैसा ही जैसे मेरी पिछली 20 साल की लाइफ। मैं दरअसल किसी का बच्चा भी नहीं था। मैं बस एक अबैंडन्ड ऑर्फन था जिसे निंग शुआंग अपना भाई बनाना चाहती थी। उसने मुझे 3 साल की उम्र में ऑर्फनेज से लू फैमिली में लाया था। शुरू में मैं डर के मारे बस एक कॉर्नर में बैठा रहता था। निंग शुआंग ने मुझे कैंडी दी और मेरा हाथ पकड़ा। उसकी स्माइल बहुत वार्म थी। डरने की कोई बात नहीं। अब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। बाद में उसने अपना प्रॉमिस भी निभाया। मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग्स अटेंड करना, शराबी गुंडों से मुझे बचाना, मेरे बीमार होने पर सारी रात जागना। उसने एक बड़ी बहन की सारी ड्यूटी पूरी की। लेकिन मैं ही बहुत सेल्फिश निकल गया। एक छोटा भाई बनकर मुझे सुकून नहीं मिला। मुझे लगने लगा था कि उसकी सारी अटेंशन हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो। मैंने अपने आप पर तरस खाकर सिर हिलाया। एक आखिरी बार मैंने अपने पूरे रूम को अटैचमेंट के साथ देखा। फिर एक एक करके मैंने वो सारी चीजें पैक करनी शुरू की जो मेरे इस सेल्फिश प्यार को और बारा करती थी। मैंने उन्हें सेफली बॉक्स में बंद कर दिया। इस प्रोसेस में 2 घंटे और लग गए। एक डीप एग्जॉशन मेरे पूरे बॉडी में झेल गया।
मैं थक कर बेड पर गिर पड़ा, पर सोने से पहले मेरी आखिरी एक्शन थी अपने फोन से एक फास्ट ट्रैक हांगकांग और मकाऊ परमिट बुक करना। पर सोए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मुझे अपने बेड के पास किसी के होने का एहसास हुआ। मैं झटके से जगा और आंखें पूरी खुली रह गईं। निंगशुआंग एकदम डार्क और सीरियस फेस के साथ खैरी थी, मेरे फोन को स्क्रॉल कर रही थी। जब उसे पता चला मैं जाग गया हूं तो उसने चिल टोन में पूछा, यांचुआन, कल रात तुमने क्या किया था? मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, सारी नींद अचानक उड़ गई। निंगशुआंग ने फोन में ऐसा क्या देख लिया? क्या उसे पता चल गया कि मैं हांगकांग मैरिज अलायंस के लिए जाने वाला हूं? इससे पहले कि मेरा दिमाग कोई एक्सक्यूज ढूंढ पाता, निंगशुआंग ने फोन मेरे पास बेड पर फेंक दिया। उसकी आंखों में गुस्सा सा झलक रहा था। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इंटरनेट पर वेडोंग के खिलाफ झूठे रमोज फैलाओगे। उसके इस सडन अटैक से मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर किसी गॉसिप अकाउंट की एक पोस्ट थी। उसमें वेडोंग की पूरी डार्क हिस्ट्री लिखी हुई थी। क्लासमेट्स को बुली करके स्कूल से निकलवाना, अपने फैमिली बैकग्राउंड का फायदा उठाकर फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट जीतना, किसी दूसरे लगड़े की गर्लफ्रेंड को छीन लेना और नाइट क्लब्स में यंग मॉडल्स के साथ एंजॉय करना। कमेंट्स 10,000 क्रॉस कर चुके थे। हर कोई वेडोंग को ट्रैश बोल रहा था। जो कमेंट सबसे टॉप पर था उसमें लिखा था, ऐसी लो लेवल कैरेक्टर वाला इंसान लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को डिजर्व नहीं करता। अगर थोड़ी भी शर्म है तो इमीडिएटली ये एंगेजमेंट कैंसिल करो। मैंने डीप सांस ली, सर उठाया और क्लियर आंखों से उसे देखा। ये मैंने नहीं किया। निंगशुआंग मुझे टॉप डाउन एंगल से घूरती रही। अगर तुम नहीं तो फिर किसने किया? यांचुआन, तुम्हें हर चीज में उससे कंपीट करना पसंद था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पोस्ट में जिस फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट की बात की गई है उसमें ओरिजिनल विनर तुम थे। मैंने लाइटली एडमिट किया, हाँ वो मैं ही था। तब मैं सबके सामने एक्सपोज करना चाहता था कि उसने जजेस को ब्राइब किया था। पर सिस्टर, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे एक बार और आइस स्केटिंग लाएंगी शूट के लिए, इसलिए मैंने उस बात को वहीं खत्म कर दिया। निंगशुआंग ने कोल्ड स्माइल देखा, तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए मेरे लिए तुम कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हो और मेरे फियांसे को बर्बाद करने के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकते हो। मुझे अचानक एक कमजोरी सी महसूस हुई और मैंने हल्की आवाज में कहा, लेकिन अब मैं आपसे और प्यार नहीं करता। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डोर अचानक खुला। वेडोंग पूरी बॉडी शेक करते हुए अंदर आया। यांचुआन, अब तुम खुश हो? मेरा फोन गालियों से और हरासमेंट कॉल से ब्लास्ट हो चुका। निंगशुआंग ने तुरंत आगे बढ़कर उसको सपोर्ट किया और प्यार से 2 बातें बोली। जब उसने दोबारा मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में ज़ेरो सिंपैथी थी। यांचुआन, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना भाई मानूं तो अभी खुद जाकर ऑनलाइन अपॉलॉजी पोस्ट करो और एडमिट करो कि ये सारे रूमर्स तुमने फैलाए हैं। मेरा चेहरा बिल्कुल स्वेद पड़ गया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इंटरनेट बुलिंग का अगला निशाना मैं खुद बन जाऊंगा। मुझे पिछली लाइफ की वो पेनफुल रियलिटी याद आ गई जब ऑनलाइन हेट कमेंट्स ने मेरी लाइफ नरक बना दी थी। मैंने टीथ क्लेंच किए। जो मैंने किया ही नहीं, मैं उसका ब्लेम अपने ऊपर कभी नहीं लूंगा। इससे पहले कि निंगशुआंग कुछ भी कह पाती, मैं नंगे पैर बेड से उठा और रात में पैक किया हुआ वो बड़ा बॉक्स वापस खोला। सबसे ऊपर मेरी और निंगशुआंग की पहली फोटो थी जो लू फैमिली ज्वाइन करने के बाद क्लिक की गई थी। मेरी वॉइस एकदम क्वाइट पर क्लियर थी। अगर मैं प्रोवे कर दूं कि मैं अब आपको प्यार नहीं करता तो क्या इसका मतलब ये प्रोवे नहीं हो जाएगा कि ये सब? और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। निंगशुआंग का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा और बॉक्स से दूसरी चीज उठाई, एक डिजाइनर सूट जो उसने मुझे मेरे 18th बर्थडे पर दिया था। मैंने सिजर्स उठाई और सिल्क के फटे हुए टुकड़ों की शार्प आवाज पूरे रूम में गूंज गई। एक के बाद एक फोटो, गिफ्ट्स और सुवेनियर्स, हर एक पीस मेरे पास्ट के इनसेन और ऑब्सेसिव लव की निशानी थी, जिन्हें मैं एक ट्रेजर की तरह संभाल कर रखता था। अब उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए मैंने पलक तक नहीं झपकाई। निंगशुआंग का फ्राउन और डीपर होता जा रहा था। उसको अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट फील हो रही थी। उसने आगे बढ़कर मेरा रिस्ट पकड़ा। यांचुआन, स्टॉप इट, बहुत हो गया। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। मेरी आंखों में कोई वेव्स नहीं थे। वेडोंग की आंखों में एक अजीब सा डार्क लुक आया। फिर उसने झूठी स्माइल की। यांचुआन, ये सब करने की क्या जरूरत है? ऐसा दिखा रहे हो जैसे मैं तुम्हें बुल्ली कर रहा हूं। उसने पोलाइटली निंगशुआंग की जैकेट को हिलाया। छोड़ दो निंगशुआंग, उस पर प्रेशर मत डालो। अगर ये उसने किया भी है तो एज अ ब्रदर इन लॉ मैं इसे मां करने के लिए तैयार हूं। फ्यूचर में हमें साथ ही तो रहना है। मुझे उसका हिपोक्रेट ड्रामा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, और कोई काम बचा है? अगर नहीं तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूं। निंगशुआंग मुझे देखती रही जैसे वो कुछ कहना चाहती थी। वेडोंग ने फिर उसका स्लीव खींचा। निंगशुआंग, हमें अभी निकलना चाहिए। यांचुआन को थोड़ा रेस्ट करने दो। निंगशुआंग ने सिर हिलाया और रूम से बाहर आ गई। मैं उन दोनों को डोर तक एस्कॉर्ट करने आया।
जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने वाला था, एक औरत अपने हाथ में फ्रूट नाइफ पकड़े तेजी से हमारी तरफ भागी आई। वेडोंग, तुम कमीने इंसान, तुम्हारी वजह से मेरे भाई को स्कूल छोड़ना पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। निंगशुआंग का रिएक्शन बहुत तेज था। उसने तुरंत वेडोंग पर निंगशुआंग के ठीक पीछे मैं था। मेरे पास बचने का कोई टाइम नहीं बचा था। उसकी सडन मूवमेंट की वजह से मैं बैलेंस खो बैठा और मेरा सीना उस नाइफ के ठीक सामने आ गया। नाइफ मेरे चेस्ट में घुसी और फिर से झटके से बाहर खींची गई। खून किसी फवारे की तरह बाहर आने लगा। मैं डोर फ्रेम के सहारे धीरे धीरे नीचे गिर गया। मेरे ब्लर विजन में मैंने निंगशुआंग के चेहरे पर एक एक्सट्रीम शॉक और थोड़ा सा गिल्ट देखा। वेडोंग उसके पीछे से जोर से चिल्ला रहा था। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत आकर उस किलर को फ्लोर पर पटक दिया। निंगशुआंग के लिप्स हिले जैसे उसने मेरा नाम पुकारा हो, लेकिन मुझे अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। डार्कनेस ने पूरी तरह मेरे दिमाग को कैप्चर कर लिया था। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो वहां ब्राइट हॉस्पिटल लाइट्स थी और सैनिटाइजर की हैवी स्मेल आ रही थी। मॉम रोने जैसी आवाज में बोली, यानचुआन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने वीकली अपनी फिंगर्स मूव की और कुछ बोलना चाहा, पर तभी मैंने मॉम को बेड की दूसरी साइड मुड़कर कर डांटते हुए सुना, निंगशुआंग, मैं तुम्हें ब्लाइंड नहीं करना चाहती। उस टाइम तुम यानचुआन तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा था। तुम्हारी सडन मूवमेंट ने उसे सीधा उस नाइफ के सामने लाके खड़ा कर दिया। और इससे पहले तुम बोल रही थी कि यानचुआन ने इंटरनेट पर फेक रूमर्स फैलाए हैं और सुबह सुबह उसे क्रॉस क्वेश्चन करने पहुंच गई। मैं तुम्हें बताती हूं, न्यू ईयर्स ईव की पूरी रात यानचुआन मेरे साथ था और हम सिर्फ बातें कर रहे थे। वह सुबह होने तक वापस अपने रूम नहीं गया। उसके पास टाइम ही कहां था ये सब करने का। मॉम का गुस्सा और बढ़ गया। वो तो इस फैमिली के लिए। मैं समझ गया कि मॉम मैरिज अलायंस का सीक्रेट बताने वाली है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के किसी तरह आवाज निकाली और उनके लफ्जों को रोक दिया। मॉम तेजी से मेरे पास आई। यानचुआन, तुम ठीक तो हो? कहां दर्द हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूं। मैंने मुस्कुराने की एक्टिंग की, मैं ठीक हूं। मॉम, प्लीज टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे कैहोस और टेस्ट्स के बाद डॉक्टर ने कंफर्म किया कि अब डरने की कोई बात नहीं है। बस ब्लड लॉस ज्यादा हुआ था जिसके लिए प्रॉपर रेस्ट की जरूरत थी। कुछ और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैंने थोड़ा जिद करके मॉम को थोड़ा फ्रूट लाने के लिए बाहर भेज दिया। वार्ड अचानक एकदम शांत हो गया। मैंने देखा निंगशुआंग अभी भी बेड के फुट एंड पर खड़ी थी। मेरी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? आपको वेडोंग के पास होना चाहिए। वह भी उस इंसिडेंट से शॉक में होगा। निंगशुआंग के माथे पर एक स्लाइट फ्राउन था। पहले अगर मुझे छोटी सी चोट भी आती थी तो मैं उसको बड़ा चाचा कर बताता था और जिद करता था कि वो मुझे कंफर्ट करे। पर अब मेरा रिएक्शन बिल्कुल ब्लैंक था, जैसे मैं किसी गेस्ट को निकाल रहा हूं। उसने 2 कदम आगे बढ़कर डीप वॉइस में कहा, चाहे जो हो, तुम अभी भी मेरे भाई हो। यानचुआन, तुम्हारे पास राइट है अपनी बहन को बताने का कि तुम्हें पेन हो रहा है। मैंने आईज नीचे किए। नहीं, मुझे डर है कि ब्रदर इन लॉ गलत समझ लेंगे। निंगशुआंग और उसके दिल में अचानक से एक इनविजिबल फियर जैसा उठने लगा, जिसको उसने जबरदस्ती दबा दिया। हॉस्पिटल में गुजरे इन कुछ दिनों में मैं बिल्कुल एक चेंज पर्सन लग रहा था। मैंने अपना वो फास्ट ट्रैक हांगकांग और मकाओ परमिट फाइनली रिसीव कर लिया। अपनी उस फोटो को देखकर मैंने स्लोली एक्सेल किया। जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, निंगशुआंग मुझे पिक करने आई, पर कार होम डायरेक्शन की तरफ नहीं गई। वेडोंग तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहता है ताकि वो पिछली गलतफहमी के लिए ऑफिशियली मारी मांग सके। निंगशुआंग ने स्ट्रेट फ्रंट विंडशील्ड की तरफ देखते हुए कहा, वो भी तुम्हारे साथ अच्छे टर्म्स पर आना चाहता है। मैंने 2 सेकंड के लिए साइलेंट वेट किया और अग्री कर लिया। ओके। जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे, वेडोंग वहां पहले से बैठे हुए थे, पर उसके साथ एक यंगर औरत भी बैठी थी। उसने लॉन्ग गाउन पहना था और फीचर्स में काफी शार्प एंड चार्मिंग थी। वेडोंग ने आगे बढ़कर बहुत वार्म से ग्रेट किया, लो ग्रुप की सेकंड मिस, इनको शुरू से ही तुम्हारी पर्सनालिटी काफी पसंद है। उसने एक बड़ी स्माइल के साथ इंट्रो कंप्लीट किया। शिंग्युए ने भी फिल्म प्रोडक्शन की डिग्री ली है। तुम दोनों के पास कॉमन टॉपिक्स बहुत सारे मिलेंगे बात करने के लिए। मेरा प्लान था कि तुम लोग ज्यादा इंटरेक्शंस बढ़ाओ। कौन जानता है, शायद कुछ वर्कआउट हो जाए। निंगशुआंग ने स्लाइटली नोट किया। वेडोंग ने ठीक बात कही और लोगों से कनेक्शन बनाना एक अच्छी आदत है। शिंग्युए को देखकर मेरा दिमाग एक वार्निंग रिंग करने लगा। ये वही लगी थी जिसने पास्ट में मुझे अप्रोच किया था, पर मैंने इसे कंप्लीटली रिजेक्ट किया था। हमारी हाई सर्कल गॉसिप की मानी जाए तो ये एक फीमेल सीकिंग थी जो बॉयफ्रेंड क्लोथ से भी ज्यादा क्विकली चेंज करती थी। मैंने कामली रिजेक्ट किया। थैंक्स वेडोंग, पर अभी ये टॉपिक्स पे डिस्कशन करने का मेरा कोई मूड नहीं। वेडोंग की वो मुस्कुराहट एक सेक के लिए फ्रीज हुई, फिर सॉफ्ट। उसने इतनी स्मूथली पॉइंट क्रिएट किया कि मेरे पास बैकआउट रीजन ही खत्म हो चुका था। शिंगे वहां स्लोली इंटरप्ट करती हुई बोली, मिस्टर लू, मेरे पास ही एक वेल एस्टैब्लिश्ड क्लब प्लेस है।
एम्बियंस वहां काफी परफेक्ट मैच करेगा हमें। और डिस्कशंस बिल्डअप करने के लिए मैंने क्लियरली अपने साइड से निंशुआंग पर फोकस किया। उसकी आंखों से डायरेक्ट ऑर्डर कन्वे हो रहा था कि मुझे अग्री करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक्सेप्ट किए बिना दूसरा चांस बचा ही क्या। मुझे हेड नॉट करना पड़ा। उस प्राइवेट क्लब के डिम और लो इंटेंसिटी वाले लाइटिंग जोन में शिंग्युए ने 2 ड्रिंक्स स्पेशली ऑर्डर प्लेस की। उसने एक ग्लास मेरी डायरेक्शन की तरफ लाइटली स्लाइड किया। मिस्टर लू, कंप्लीटली ऑनेस्ट विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारी ट्रू एडमायरर रही हूं। वो कैजुअली नॉन स्टॉप बातें बनाती रही। मैं आधे उसने अपने हैंडबैग से लेदर विप बाहर निकाली और उसे हवा में जोर से क्रैक किया। मुझे वो गाइस सबसे ज्यादा टर्न ऑन करते हैं जो ओबीडियंट ना हो, बाद में मेक श्योर मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। मुझे जबरदस्ती वहां सोफा पीस पर पुश डाउन किया गया था। उस ड्रिंक का स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट, कॉन्स्टेंटली रियलिटी और हैवी ब्लैकआउट इफेक्ट मेरे ब्रेन फ्रेम पर क्रिएट कर रहा था। शिंग्युए लगातार विप फ्लोर पर थ्रैश साउंड्स प्रोड्यूस करवा रही थी। उसके फेस लुक पर पूरा इंसेन और ट्विस्टेड एक्साइटमेंट कैप्चर था। यू नो समथिंग, मुझे तुम जैसे फेक और हाई मोरालिटी वाले मर्द एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग लगते हैं। जब तूने मेरा लास्ट अप्रोच डिस्ट्रॉय किया, यू आर फुल ऑफ कंप्लीट एरोगेंस, राइट? लेदर विप डायरेक्ट हिट ऑन सोफा पर हैवी डैमेज साउंड प्रेजेंट करने लगा। मैंने फोर्सफुली अपनी टंग वायलेंटली कट की ताकि फिजिकल बॉडी पेन का यूज करके अपने सेंसेस वापस अवेक फॉर्म में रख सकूं। मेरी एक फ्री इंडेक्स स्लाइटली साइड टेबल डेस्क कवर रेंज पर स्टेल्थ शिफ्ट करने लग गई थी। मेरे फिंगर टिप्स लड़खड़ाते हुए मैं बस स्टैंड हो पाया। बैलेंस मेंटेन किए बिना उस क्लब सेंटर से इंस्टेंटली रफ एस्केप कवर स्टार्ट किया। हाई इंटेंस फ्रीजिंग विंड डायरेक्ट क्लोज लेयर पर ब्लो होकर एंटर करने लगी। शिवरिंग हैंड्स को कमांड करके मैंने एक रॉ कैब इमीडिएटली हायर की। होम एड्रेस एंट्री डोर तक ऑलमोस्ट जमीन से स्ट्रगल मूव कंप्लीट किया था मैंने, पर एंट्रेंस ओपन मोमेंट पर एग्जैक्टली वहां ऑलरेडी वेट में वेडोंग थे। उसका फुल एटीट्यूड फ्रेम विक्ट्री फ्लैश पर रिफ्लेक्ट शो हो रहा था और तभी मेरे सामने प्ले हो रही थी वो एब्सोल्यूट फुल प्रूफ सीसीटीवी स्क्रीन लेआउट वीडियो कवर। उस एग्जैक्ट वीडियो प्ले टाइमलाइन पर क्लियरली लू शिंग्युए फ्लोर बॉडी टारगेट पर ब्लड लॉस में थी और मेरी क्लियरली विजिबल पैनिक्ड रनअवे कंप्लीट रॉ एविडेंस प्रोफाइल कैप्चर में प्ले हुई थी। वेदोंग स्लोली फेक इमोशन पे ट्राइफे फोकस कंटिन्यू किया। यानचुआन, अगर तुम्हें मेरी पर्सनल सेट डेटिंग रिकमेंडेशन एक्सेप्ट प्रोसेस पे डिनाई कमांड लगाना ही था, यू कुड इजीली क्लियर दैट ऑप्शन रिजेक्ट स्टेट। वाई यूज वाइल्ड फिजिकल असॉल्ट हिट एक्शन पे अप्लाई करना। निंगस्वान, यानचुआन, अपनी गलती मान लो। मैं तुम्हारे लिए लो फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी। इनफ। लू निंगशुआन ने उसे इंटरप्ट किया। मुझे घूरते हुए उसकी आंखों में एक टेरिफाइंग कोल्डनेस थी। लो फैमिली का बेटा पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। उसने रुककर एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा, मैं पर्सनली इसकी पनिशमेंट तय करूंगी। मेरी आंखें हैरानी से रेल गई। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? लू निंगशुआन ने कोई आंसर नहीं दिया, बस सर्वेंट्स को विप लाने का ऑर्डर दे दिया। वो औरत पहले मुझे परसू करती थी। मैंने लू वेडोंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, इसे सब पता था, इसने जानबूझकर हमारा सेटअप किया। इसके इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। लू वेडोंग की आंखें रेड हो गईं। यानचुआन, तुम मुझे ऐसे ब्लेम कैसे कर सकते हो? मैंने तो गुड इंटेंशंस के साथ तुम्हारे लिए डेट फिक्स की थी। तुमने ना सिर्फ उस पर अटैक किया, बल्कि अब सारा ब्लेम तुमने सिर्फ अटैक ही नहीं किया, बल्कि मुझ पर दर्द फेंकने की। लू निंगजवांग ने फिर से उसे इंटरप्ट किया। इनफ, क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर हूं, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो। अब मुझे तुम्हें एक लेसन टीच करना होगा। उसने विप लिया और मेरी तरफ देखा। अपना हाथ आगे करो। मैंने उसे देखा, उस चेहरे को जिसे मैंने 10 सालों से ज्यादा प्यार किया था। अचानक मैं हंस पड़ा, एक बिटर स्माइल। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे किया। पहली लाश गिरी, हथेली पर तुरंत ब्लड मार्क्स उभर आए। मैं कांप गया, अपने दांतों को कसकर भींच लिया। दूसरी लाश, तीसरी लाश, हर एक लाश सीधा मेरे दिल पर लग रही थी। मेरे बचपन के उस ऑब्सेशन को, मेरी उन पैथेटिक फैंटेसीज को टुकड़ों में शैटर्ड कर रही थी। 10 लाशेस के बाद मेरे हाथ पूरी तरह ब्लीडिंग कर रहे थे। मेरा चेहरा पेल बद चुका। लू निंगस्वांग ने विप नीचे फेंक दी। बिना मेरी परमिशन के कोई इसे बाहर नहीं निकालेगा। स्टोर रूम बहुत कोल्ड और डार्क था, पुरानी डस्टी चीजों से भरा हुआ। मैं एक कॉर्नर में सिकुड़ कर बैठ गया। पूरी बॉडी में बर्निंग पेन हो रहा था। पहले के नाइफ वूंड्स अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुए थे और अब विप के वूंड्स भी इन्फेक्ट होने लगे थे। मुझे फीवर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बॉडी फायर पर है। मैंने अपनी आयरी एनर्जी लगा के पागलों की तरह दौड़ पीटा। प्लीज मेरे लिए एक डॉक्टर बुला दो, कम से कम थोड़ी मेडिसिन दे दो। बाहर से एक माइट की हेसिडेंट आवाज आई, सर प्लीज हमारे लिए प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। मिस ने कहा है कि अब से इस घर में सिर्फ मिस्टर ल्यू के ऑर्डर्स चलेंगे और मिस्टर लू ने ऑर्डर दिया है कि इस बार आपको एक हार्ड लेसन मिलना चाहिए। मैं डोर के सहारे नीचे स्लाइड हो गया। लू फैमिली के पेरेंट्स बाहर रिलेटिव से मिलने गए हुए थे।
इस घर में मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। पहले दिन मुझे सिर्फ एक ग्लास पानी और आधा कोल्ड बन मिला। दूसरे दिन भी सिर्फ पानी और बन खराब हो चुका था। तीसरे दिन फीवर के कारण मैं लगभग अनकॉन्शियस हो रहा था। तभी मुझे मैथ्स की गॉसिप सुनाई दी। मिस्टर ल्यू के लिए कितनी अच्छी है ना। एंगेजमेंट पार्टी के एक एक डिटेल को वो पर्सनली मॉनिटर कर रही हैं। मैंने सुना है कि इनविटेशंस भी उन्होंने एक एक करके चेक किए हैं। बिल्कुल, वेडिंग रिंग भी कस्टम मेड जेमस्टोन की है। बैंक्वेट हॉल पूरी तरह मिस्टर लू के फेवरेट रोजेस से डेकोरेट किया गया है। एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा भी इनवाइट किया गया है। लू फैमिली ने कभी कोई इवेंट इतने ग्रांड लेवल पर नहीं किया ना। नहीं, मिस सच में बहुत सीरियस है। मैं हाल कॉन्शियस स्टेट में ये सब सुन रहा था और मुझे अपनी पास्ट लाइफ की वो वेडिंग याद आ गई जो लू निंगजुआंग के साथ हुई थी। वो फेक फॉर्मेलिटीज, वो चीप डेकोरेशंस, गेस्ट की वो विस्परिंग और मॉकिंग, और लू निंगजुआंग का वो कोल्ड एक्सप्रेशनलेस चेहरा। तो जब वो सच में किसी से प्यार करती है तो वो ऐसी होती है। और मेरी पास्ट लाइफ की वो डेस्परेशन, वो बस एक मजाक था। 3 दिन बाद डोर आयरकार खुला। सनलाइट इतनी तेज थी कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। एक असिस्टेंट डोर पर खड़ा था, बिल्कुल इमोशनलेस। मिस ने मुझे आपको लिंगशी ब्रांच ऑफिस ड्रॉप करने का ऑर्डर दिया है, हमें अभी लीव करना होगा। मैं वॉल का सपोर्ट लेकर खड़ा हुआ, मेरी पूरी बॉडी टूट रही थी। मैंने भारी आवाज में पूछा, क्या मैं एक शावर ले सकता हूं? असिस्टेंट ने मेरी मिजरेबल कंडीशन देखी। वो थोड़ा चौंका पर कुछ बोला नहीं। मैंने जल्दी से एक क्विक शावर लिया और क्लीन क्लोथ्स पहन लिए। मिरर में मेरा चेहरा पेल और एग्जॉस्टेड लग रहा था, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल कॉम थी। मैंने सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिए और नीचे आ गया। असिस्टेंट खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, मास्टर यानचुआन, क्या आपको अपना लगेज पैक नहीं करना? मैंने कामली रिप्लाई किया, वहां पहुंचकर बाय कर लूंगा और तुम्हें मुझे ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक कार बुक कर ली है। कार में बैठने से पहले मैंने पलटकर असिस्टेंट की तरफ देखा। एसर को मेरा मैसेज देना, मैं एक गुड बॉय बनकर रहूंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो चाहती है। अब से मैं उससे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। विश हर अ हैप्पी एंगेजमेंट। कार का डोर क्लोज हुआ और गाड़ी धीरे धीरे लू फैमिली के मैंशन से दूर जाने लगी। विला आरिया से बाहर निकलने के बाद ड्राइवर ने आयरकार साइलेंस तोड़ा। मिस्टर लू, ली फैमिली ने मुझे आपको पिकअप करने भेजा है। हांगकांग के लिए फ्लाइट तैयार है। लैंडिंग के तुरंत बाद वेडिंग होगी। सब कुछ रेडी है। मैं विंडो के सहारे टिका हुआ था, बाहर तेजी से पीछे छूटते सिटी व्यूज को देख रहा था। मैंने धीरे से एक लंबी सांस ली। अब से हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हैं। एंगेजमेंट बैंक्वेट लू फैमिली के 7 स्टार होटल में होस्ट किया गया था। क्रिस्टल चैंडलियर्स चमक रहे थे और पूरा हॉल रोजेस के समंदर में डूबा हुआ था। लू वेडोंग ने एक व्हाइट सूट पहना हुआ था। वो ऊशी ऊशी लू निंगशुआंग का हाथ थामे गेस्ट्स की विशेस एक्सेप्ट कर रहा था। लू निंगशुआंग ने पलटकर उसे देखा, पर अचानक ना जाने क्यों उसे कई साल पहले की एक बात याद आ गई, जब मैं सिर्फ एक बच्चा था और मैंने उशी से उससे कहा था, बड़े होकर मैं सिस्टर से शादी करूंगा। उस वक्त उसने हंसते हुए मेरे बालों में हाथ फेरा था और कहा था कि यह सिर्फ बचपना है, लेकिन उसे सच में लगा था कि उसका छोटा भाई बहुत क्यूट है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे रेड कार्पेट के एंड पर मैं एक खूबसूरत सूट पहने खड़ा हूं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। मेरे आंखों में होप और हैप्पीनेस है। मेरे होठ कुछ कहने के लिए खुल रहे हैं, जैसे मैं उसका नाम पुकारने वाला हूं। लू निंगशुआंग का दिल जोर से धड़का। निंगशुआंग, लू वेडोंग की आवाज ने उसे रियलिटी में वापस खींच लिया। वहां सिर्फ वेटर्स शैंपेन लेकर इधर उधर घूम रहे थे। यानचुआन वहां कहाँ था? उसने अपने माथे को मला। उसे लगा शायद वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही टायर्ड है। अचानक विंडो के बाहर आसमान को चीरते हुए एक प्लेने की आवाज गूंजी। उसने ऊपर देखा, एक प्लैनेट साउथ की तरफ उड़ रहा था। उसके सिल्वर विंग्स सनलाइट में चमक रहे थे और पीछे एक लंबी सफेद लाइन छोड़ते हुए वो नीले आसमान में गायब हो गया। ना जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। निंगशुआंग, ल्यू वेडोंग ने फिर से उसकी स्लीव खींची। हमें टोस्ट के लिए जाना चाहिए। लू निंगशुआंग ने अपनी निगाहें वापस ली, उस बेचैनी को दबाया और नॉड किया। पूरा दिन टोस्ट और मीटिंग्स में बीत गया। लू फैमिली के फ्रेंड्स, लू फैमिली के रिलेटिव्स, बिजनेस पार्टनर्स एक एक करके मुस्कुराते हुए चेहरे सामने आते रहे और एक के बाद एक अल्कोहल के ग्लासेस उसके गले से नीचे उतरते रहे। लू निंगशुआंग की अल्कोहल कैपेसिटी अच्छी थी, लेकिन आज उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। लू वेडोंग पूरे वक्त उसके पास ही खड़ा रहा। गेस्ट्स को परफेक्टली हैंडल कर रहा था। बीच बीच में वो मुड़कर कर उसे एक जेंटल लुक भी दे देता। देर रात तक जब सभी गेस्ट जा चुके थे, बैंक्वेट हॉल में वापस सन्नाटा छा गया। लू निंगशुआंग लाउंज के सोफा पर बैठी थी। उसने अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। यानचुआन की अरेंजमेंट्स हो गई। असिस्टेंट की आवाज तुरंत आई, मिस,
मास्टर यानचुआन आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिंगशू के लिए निकल चुके हैं। मैंने खुद उन्हें काब में बैठते देखा। लू निंगशुआंग ने फ्राउन किया। तुमने पर्सनली उसे ड्रॉप क्यों नहीं किया? खैर छोड़ो, क्या उसने कुछ कहा? असिस्टेंट एक पल के लिए रुका। उन्होंने कहा कि मैं आपको उनका मैसेज दे दूं कि वो एक गुड बॉय बनकर रहेंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप चाहती हैं, और अब से आपसे और उन्होंने आपको हैप्पी एंगेजमेंट भी विश किया है। लू निंगशुआंग की फोन पकड़ी हुई उंगलियां अचानक सख्त हो गई। ये वर्ड्स उसके मुंह से कुछ अजीब लग रहे थे। पहले वो 24 आवर्स उससे चिपका रहता था। जब भी वो बिजनेस ट्रिप पर जाती वो वीडियो कॉल्स की झड़ी लगा देता था, और आज वो खुद डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रहा है। उसने फ्राउन किया। वो सीधा उसे कॉल करके क्लियर करना चाहती थी, तभी लू वेडोंग एक डार्क रेड सूट चेंज करके वापस आ गया। वो उसके पास आके बैठा और सॉफ्टली बोला, यानचुआन को कॉल कर रही हो? वो आज लिंगशुआंग की आवाज में हेजिटेशन थी। उसने कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया, बल्कि वो कह रहा था कि अब से वो मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करेगा। मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। लू वेडोंग की स्माइल बिल्कुल नहीं बदली। उसने बहुत केयरलेसली जवाब दिया, टेंशन मत लो, वो बस इसलिए अपसेट है क्योंकि तुमने उसे पनिश किया था। उसके दिल में गुस्सा भरा है, बस इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रहा है। कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा शांत होगा, वो वापस तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। उसने अपना सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम उसे जानती तो हो, बचपन से लेकर आज तक क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता? बस उसे कुछ दिन अकेला छोड़ दो। लू निंगशुआंग ने सोचा, हाँ बात तो सही है। जब भी वो गुस्सा होता था ड्रामा ज्यादा होता था, पर कुछ ही दिनों में वो खुद मेरे पास आकर माई मांगता था। सिस्टर मुझे मां कर दो, मेरी गलती थी। इस बार भी शायद ऐसा ही होगा, बस इस बार का तमाशा थोड़ा बड़ा है, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं बदला। चलो अच्छा है, इसी बहाने वो थोड़ा डिसिप्लिन सीख जाएगा। उसने अपना फोन नीचे रख दिया। लू वेडोंग ने स्मर्क किया और उसके कान के पास आकर विस्पर किया, स्प्रिंग नाइट इज शॉर्ट। उन फालतू बातों के बारे में सोचना बंद करो ना। लू वेडोंग की वार्म ब्रेथ उसके कान के पास महसूस हुई। लू निंगशुआंग ने मुड़कर उसे देखा। उस हैंडसम चेहरे पर बहुत प्यार था। एंगेजमेंट के बाद पूरे 1 महीने तक लू निंगशुआंग लू वेडोंग के साथ ही रही। वो दोनों नॉर्दर्न यूरोप गए, नॉर्वे में स्कीइंग की, स्वीडन के छोटे टाउन्स घूमे और आइसलैंड में ऑरोरा बोरियालिस देखने गए। लू वेडोंग का मूड बहुत अच्छा था। वो हर दिन का स्केड्यूल पूरी तरह पाक रखता था। लू निंगशुआंग ने कई बार मुझे कांटेक्ट करने की सोची, लेकिन हर बार लू वेडोंग किसी न किसी बहाने या कोइंसिडेंस से उसे इंटरप्ट कर देता था। आखिरकार उसने कोशिश छोड़ दी। जिस दिन ऑरोरा दिखाई दिया, नाइट स्काई हरे और पर्पल कलर से भर गया। वो इतना खूबसूरत था कि अनरियल लग रहा था। लू वेडोंग आसमान की तरफ देखकर हैरान हो रहा था, लेकिन लू निंगशुआंग को अनजाने में 3 साल पहले का वो आइसलैंड ट्रिप याद आ गया जो मेरे साथ था। उसी ऑरोरा के नीचे जब मैंने उसे देखा था तो मेरी आंखें उस ऑरोरा से भी ज्यादा चमक रही थी। बाद में जब एक फोटोग्राफी कंपटीशन में मेरी पोजीशन लू वेडोंग ने छीन ली थी तो मैं बहुत अपसेट हो गया था। तब उसने मुझे कंफर्ट करते हुए कहा था, मैं तुम्हें एक बार फिर आइसलैंड लेकर आऊंगी, सिर्फ फोटोज क्लिक करने के लिए। मैंने अपना पिंकी फिंगर आगे किया था और उसने भी हंसते हुए पिंकी प्रॉमिस किया था, लेकिन वो प्रॉमिस कभी पूरा नहीं हुआ। उस दिन लू निंगशुआंग ने टायर्डनेस का बहाना बनाया और लू वेडोंग के साथ जल्दी होटल लौट आई। इस पूरे टाइम में वो अजीब अजीब सपने देख रही थी। जागने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता था, बस एक गहरे रिग्रेट, सैडनेस और गिल्ट की फीलिंग बनी रहती थी। और उस रात उसने आखिरकार एक पूरा सपना देखा। सपने में लू निंगशुआंग एक मॉर्चुरी में खड़ी थी। स्टाफ ने व्हाइट शीट हटाई और मेरा चेहरा सामने था। चेहरा बिल्कुल पेल और ठंडा था, आंखें बंद थी। वो शॉक्ड रह गई। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो उन्हें उठा भी नहीं पा रही थी। फिर सीने चेंज हुआ। लू फैमिली का लिविंग रूम। मां सोफा पर बैठी थी, उनकी आंखें सूजी हुई थी। वो खुद से बड़बड़ा रही थी। इसमें यंचुआन की कोई गलती नहीं थी। वो बस उस इंसान के साथ रहना चाहता था जिससे वो प्यार करता है। इसमें क्या गलत है? मैंने ही उसे तुम्हें परस्यू करने के लिए एनकरेज किया था, लेकिन जब ट्रबल हुई मैंने सारा ब्लेम उस पर डाल दिया। वो कितना ओबीडियंट था। वो मेरा प्यारा बेटा था। जब मैं बीमार थी वो रात रात भर जागकर मेरे पास बैठा रहता था। मेरे बर्थडे पर वो हमेशा अपने हाथों से गिफ्ट बनाता था। माँ ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अब जब वो मर गया है, मुझे समझ आ रहा है मैंने इतने सालों तक उससे उसका दिमाग पास्ट की मेमोरी से भर गया था। 3 साल का मैं ऑर्फनेज के एक कॉर्नर में डरा हुआ सिकुड़ा बैठा था और उसे डरते डरते देख रहा था। उसने मुझे एक कैंडी दी और मेरी आंखें चमक उठी। मैंने धीरे से कहा था, थैंक यू सिस्टर। 8 साल का मैं, जब मुझे फीवर था, वो पूरी रात मेरे पास बैठी रही थी। मैं हाल कॉन्शियस स्टेट में उसका हाथ पकड़े हुए था। सिस्टर प्लीज मत जाना।
उसने कहा था, मैं कहीं नहीं जा रही, सिस्टर हमेशा तुम्हारे साथ है। 12 साल का मैं, जब कुछ स्ट्रीट थग्स ने मुझे एले में घेर लिया था, वो भागकर आई और उन्हें मारकर भगा दिया। मैं उसे पकड़कर रोने लगा था। उसने मेरी पीठ थपथपाई और कहा था, डरो मत, सिस्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। 16 साल का मैं, जब मैंने पहली बार सूट पहना था, जब मैं सीढ़ियों से नीचे आया तो मैं इतना हैंडसम लग रहा था कि वो मुझसे अपनी नजरें नहीं हटा पाई थी। उसका दिल जोर से धक्का था, लेकिन उसने ऊद को समझाया था, ये सिर्फ मेरा भाई है, सिर्फ मेरा छोटा भाई। उसके बाद मैं जिस तरह से उसे देखता था, वो नजरें और इंटेंस होती गईं। उसे वेल पता था कि उन नजरों का मतलब क्या था। उसने हर वो तरीका ट्राई किया जिससे वो मेरे उन लुक्स का जवाब ना दे। उसने दूसरे मैन को डेट करना शुरू किया, एक के बाद एक। और दूसरी तरफ वो मुझे अलाउ करती रही कि मैं एक प्रोटेक्टिव छोटे जानवर की तरह उन सबको भगाता रहूं। आखिरकार उसने ल्यू वेडोंग के साथ रहने का फैसला किया। वो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट था और वो एक ऐसा इंसान था जो मुझे कंप्लीटली गिव अप करने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन हर बार जब मैं ड्रामा करता, हर बार जब मैं रोता और हर बार जब मैं उससे आके चिपक जाता, तो सीक्रेटली उसे वशी होती थी। जिस दिन मैं सॉफ्ट पड़ गया और उससे शादी करने के लिए मान गया, तो बाहर से ऐसा लगा जैसे वो मेरे प्रेशर में आ गई है। लेकिन सिर्फ लू निंगशुआंग जानती थी कि डीप डाउन वो खुद भी इसी गलती को सच मानना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सब कुछ खराब होता गया। दाद की डेथ हो गई, मॉम को मुझसे नफरत हो गई। वो मुझे गिल्ट में टूटता हुआ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को कंपनी के काम और सोशल पार्टीज में बिजी कर लिया। उसने ल्यू वेडोंग की बाहों में कंफर्ट ढूंढ लिया। लेकिन उस साली विला में, जहां वो मुझे अवॉइड कर रही थी, मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में डूबता जा रहा था। आखिरकार उसने डिवोर्स मांग लिया। डिवोर्स के बाद भी हम भाई बहन रहेंगे। मैं बिना किसी टेंशन के तुम्हारे साथ अच्छी तरह पेश आ सकूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में तुम्हें प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गलती सुधार पाती, मैं मर गया। सीने फिर से चेंज हुआ। वो ल्यू वेडोंग के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने दरवाजा पुश किया और देखा कि वो किसी और औरत के साथ बिस्तर पर था। ल्यू वेडोंग पैनिक्ड हो गया। वो सफाई देने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन उसने कोल्ड। 1 साल बाद मेरी डेथ एनिवर्सरी पर वो उसी इंटरसेक्शन पर खड़ी थी जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसके हाथ में व्हाइट रोजेस का बुके था और वो आते जाते ट्रैफिक को देख रही थी। अचानक उसे बचपन की मेरी बात याद आ गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा था, सिस्टर तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। उसने कहा था ओके, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आया और वो अपनी जगह से हटी नहीं। लू निंगशुआंग ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। सपने में ट्रक की वो टक्कर, वो दर्द अब भी उसकी बॉडी में महसूस हो रहा था। उस दर्द ने उसे इतना तड़पा दिया कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन एक चीज उसे बहुत क्लियर हो गई थी, ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था। ये ऐसा लग रहा था जैसे ये सच में उसकी पास्ट लाइफ थी। उसने अपना फोन उठाया और सीधे मेरा नंबर डायल किया। पावर ऑफ। उसने दोबारा डायल किया, पावर ऑफ। उसने ब्रांच कंपनी के मैनेजर को कॉल किया, यानचुआन। लू निंगशुआंग का दिल डूबने लगा। एक बार फिर से कहो, वो ब्रांच कंपनी में नहीं गया। लू निंगशुआंग ने उससे में फोन काट दिया और कंट्री वापस लौटने के लिए अर्लीस्ट फ्लाइट बुक कर ली। घर पहुंचते ही वो सीधे मदर लू के पास गई। माम, क्या आपको पता है यानचुआन कहाँ गया है? मदर लू ने फ्राउन किया और कामली पूछा, यानचुआन, क्या तुमने ही उसे लिंगशी ब्रांच कंपनी को टेक ओवर करने के लिए अरेंज नहीं किया था? लू निंगशुआंग ने प्रेशर डालते हुए पूछा। ब्रांच कंपनी वाले कह रहे हैं कि वो वहां गया ही नहीं। मोम, सच बताइए, यानचुआन कहाँ है? आप ऐसा नहीं कह सकती कि आपको नहीं पता। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। मदर लू रुकी। उनकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। तुम किसी और से एंगेजमेंट कर रही हो और एक आउटसाइडर के लिए तुमने उसे इतना परेशान किया। यानचुआन का मूड अराब था तो वो लू निंगशुआंग समझ गई कि वो बात घुमा रही है। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं उद पता लगा लूंगी। आप रेस्ट कीजिए। लेकिन लू निंगशुआंग को अंदाजा नहीं था कि पूरे जानचंग शहर को छान मारने के बाद भी उसे मेरा कोई क्लू नहीं मिलेगा। मैं ऐसे गायब हो गया था जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना कोई ट्रैवल रिकॉर्ड, ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन, ना किसी ने मुझे देखा था। कुछ दिनों बाद जब वो कंपनी की पैंट्री के पास से गुजर रही थी तो उसने कुछ फीमेल एम्प्लॉइज को गॉसिप करते हुए सुना। अरे, तुमने हांगकांग मीडिया का वो एक्सपोजे देखा? ली फैमिली की दूसरी बेटी की शादी हो रही है। ली आनान, उस पागल लगदी से शादी करने की हिम्मत किस फैमिली के बेटे में है? सुना है मेनलैंड से है। एक फोटो लीक हुई है साइड प्रोफाइल की, काफी हैंडसम लग रहा है। किसी ने पता लगाया है कि वो लू फैमिली के छोटे बेटे जैसा दिखता है। वो उनके पास गई। उसकी आवाज कांप रही थी। कौन सी फोटो? फीमेल एम्प्लॉई डर गई और उसने घबराते हुए फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। फोटो बहुत ब्लरी थी, सा पता चल रहा था कि छुपकर खींची गई है।
वेडिंग वेन्यू, दूल्हा सूट और वेडिंग ड्रेस में साइड पोज में खेरा था। सिर आधा चेहरा दिख रहा था, लेकिन लू निंगशुआंग ने एक ही नजर में मुझे पहचान लिया। वो मैं था। फोन पकड़े हुए उसके हाथ कांपने लगे। ली फैमिली की हांगकांग वेडिंग, जिस दिन ये शादी हुई वो बिल्कुल उसी दिन थी जिस दिन उसकी और ल्यू वेडोंग की एंगेजमेंट थी। वो घर भागी और मदर लू के सामने खड़ी हो गई। उसने फोन सामने कर दिया। ये यांचुआन है ना? मदर लू ने फोटो देखी और कारी देर तक साइलेंट रहने के बाद आयरकार हाँ में सर हिला दिया। यांचुआन ने कहा कि वो लू फैमिली के फावर को चुकाने के लिए ये मैरिज अलायंस कर रहा है। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। उसे डर था कि इससे तुम्हारे और लू वेडोंग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी। वह मेरे साथ वापस आ गई है। वो आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। यांचुआन वाली बात मैंने भी सुनी है। ली आनान से शादी करना उसका अपना डिसीजन था। लू निंगशुआंग मुरी और उसके हाथ से बचते हुए पीछे हट गई। लू वेडोंग कुछ देर के लिए हैरान रह गया और फिर एक बनावटी हंसी हंसा। क्या तुम बहुत थक गई हो? ऐसा मत करो, चलो पहले घर चलकर आराम करते हैं। यांचुआन के बारे में बाद में बात करेंगे। लू निंगशुआंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। वह मेरा भाई है। लू वेडोंग की आवाज थोड़ी नरम हुई। मैं जानता हूं वो तुम्हारा भाई है, लेकिन ली फैमिली कैसी है ये तुम्हें पता है। अगर तुम इस तरह वहां जाकर उसे छीनने की कोशिश करोगी तो बाहर लू फैमिली का क्या नाम होगा? हमारे एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? वो रुका और उसकी आवाज में थोड़ी धमकी महसूस हुई। और यांचुआन ने अगर शादी चुनी है तो इसका मतलब है कि उसने सब सोच समझकर फैसला लिया है। तुम जानती हो कि वे हमेशा तुम्हें ही पसंद करता था। अब अगर वो सब भूलकर नई जिंदगी शुरू कर रहा है तो एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए। उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? लू निंगशुआंग ने उसे घूर कर देखा और अचानक ठंडी हंसी हंसे। लू वेडोंग विदेशों में उन सालों में तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया था? लू वेडोंग का चेहरा अचानक पीला बद गया। लू निंगशुआंग की आवाज एकदम सपाट थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं एक एक करके सबके नाम बताऊं, या शायद तुम चाहती हो कि मैं उन सबके नाम तुम्हारे माता पिता को बता दूं? लू वेडोंग एक कदम पीछे हट गया। उसके होठ हिले लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। लू निंगशुआंग उसके बगल से गुजरी। एंगेजमेंट खत्म। अब दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। लू वेडोंग गुस्से में मुड़ा और चिल्लाया, लू निंगशुआंग, क्या तुम लू यांचुआन के लिए मेरे साथ ऐसा कर रही हो? वे तुम्हारा भाई है। वह तुम्हारा भाई है। तुम दोनों भाई बहन हो। होश में आओ। लू निंगशुआंग अपने कदम रोककर वापस मुड़ी और उसकी ओर देखा। उस नजरों ने उसे अंदर तक कंपा दिया। मैं होश में हूं या नहीं ये तय करने वाले तुम नहीं हो। दूसरी ओर सुबह की धूप बड़ी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ छत की नक्काशी को घूर रहा था और मुझे पूरी स्थिति समझने में काफी समय लगा। ये फ्रांस में ली फैमिली का मेन मैनर था। 3 दिन पहले की वो शादी अभी भी एक सपने जैसी लग रही थी। हांगकांग पहुंचने के बाद मुझे ली फैमिली के लोगों ने पहाड़ के ऊपर बने एक विल्ला में भेज दिया था। शादी में मैंने व्हाइट सूट पहना था और रेड कारपेट के अंत में एक यंग लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे के नैन नक्श किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत थे। वो ली आनान थी। अफवाहों में जिसे एक खूंखार पागल कहा जाता था, उसके चेहरे पर एक सादगी थी। उसने ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहनी थी। उसकी आंखों को देखकर मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन मैं कुछ सोच पाता उससे पहले वो मेरे सामने आ चुकी थी। शादी भव्य और शानदार थी। हर छोटी डिटेल बेहद आलीशान थी, लेकिन गेस्ट्स बहुत कम थे। ली आनान पूरी शादी के दौरान बहुत ग्रेसफुल रही। बस उसने मुझसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी। हमने अंगूठियां बदली, पुजारी के सामने शपथ ली जैसे सभी नए जोड़े लेते हैं। रात को ली आनान हमारी मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ रात का खाना और कपड़े लेकर आई। वो दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आवाज सपाट थी, मिस्टर लू जल्दी सो जाइएगा। मैं बगल वाले कमरे में हूं, अगर कुछ चाहिए हो तो नौकरों को बुला लीजिएगा। दरवाजा बंद हो गया। मैंने मेज पर रखे सामान को देखा और अचानक मुझे राहत महसूस हुई। मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। यह शादी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर थी। अगले दिन ली आनान मुझे फ्रांस ले गई। 4 घंटे की फ्लाइट, हम एक ही प्राइवेट जेट में थे। लेकिन बहुत कम बात की। ली आनान लगातार फाइल्स परत रही थी, कभी कभी फोन सुनती थी, सब कुछ फ्रेंच में जो मुझे समझ नहीं आता था। मैं खिड़की के पास बादलों को घूर रहा था। जब विमान उतरा तो मैंने देखा कि एक पुराना किला दाख की बेलों के बीच खड़ा है। ली आनान ने कहा, अब से तुम यहां रहोगे। मैंने सिर हिलाया और उसके पीछे गाड़ी से उतरा। किला बड़ा था, नौकर बहुत थे, लेकिन ली आनान बहुत कम दिखाई देती थी। उसने मुझे बटलर को सौंपा और बस इतना कहा, साहब का ख्याल रखना, और चली गई। अगले कुछ दिनों में मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि यहां हर चीज अजीब है। वार्डरोब में इस सीजन के नए कपड़े भरे थे, सब मेरे पसंदीदा ब्रांड्स थे। स्टडी रूम में एक दीवार पूरी तरह उन किताबों से भरी थी जो मुझे पसंद थी, जिनमें कई दुर्लभ किताबें भी थीं जो मैं खरीदना चाहता था।
आफ्टरनून टी में जो मिठाई आई वो उसी पुराने जमाने की दुकान की थी जो मुझे बचपन से पसंद है। मैंने बटलर से पूछा कि ये सब किसने तैयार किया है। बटलर मुस्कुराया, मिस ने ऑर्डर दिया है कि साहब की पसंद का पूरा ध्यान रखा जाए। मैं हैरान रह गया, उसे कैसे पता चला कि मुझे क्या पसंद है? बटलर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर पीछे हट गया। मैं खीदकी के पास खड़ा होकर उस अनजान बगीचे को देख रहा था। धूप अंगूर की बेलों पर चमक रही थी और पक्षी उड़ रहे थे। अचानक मुझे जांगचंग से जाने का दिन याद आया, जब असिस्टेंट ने मुझसे पूछा था, क्या आपको सामान पैक नहीं करना? मैंने लापरवाही से कहा था, जरूरत नहीं, वहां जाकर खरीद लूंगा। अब मुझे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किसी ने सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था। वो इंसान ली आनान थी, मेरी पत्नी। वो मुझसे दूरी बनाए रखती थी, लेकिन हर चीज का इतनी बारीकी से ख्याल रखती थी। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, बस इतना महसूस हुआ कि ली आनान एक रहस्य है। शायद ये शादी उतनी डरावनी नहीं थी जितना मैंने सोचा था। 1 महीना बीत गया। मैं धीरे धीरे ली फैमिली की जिंदगी में ढल गया। दिन शांत थे, जिसने मेरे पुनर्जन्म के बाद की उस बेचैनी को थोड़ा शांत किया। ली आनान अभी भी एक पहेली बनी हुई थी। कभी कभी वो हतो नहीं दिखती थी, कभी अगर रेस्टोरेंट में मुलाकात हो भी जाती तो बस सिर हिलाकर अभिवादन करती। 3 शब्दों से ज्यादा कभी बात नहीं हुई। मैं पूछता नहीं था, वो बताती नहीं थी। हम एक ही छत के नीचे रहने वाले अजनबी थे। फिर वो रात आई, मुझे नीचे कुछ हलचल से नींद खुली। मैंने अपना बाथरोब पहना और कमरा खोला। गलियारे के अंत से नौकरों की दबी हुई चीखें सुनाई दी। मेरी धड़कनें रुक गईं। मैं तेजी से नीचे भागा। लिविंग रूम में लाइट जल रही थी। 2 बॉडीगार्ड ली आनन को सहारा देकर ला रहे थे। वो खून से लथपथ थी, उसकी जेद शर्ट पूरी तरह लाल हो चुकी थी। बॉडीगार्ड्स ने उसे सोफे पर लेटाया और मुझे देखकर चौंक गए। साहब, मैंने गहरी सांस ली और पास गया। पास से देखा तो उसके शरीर पर कई घाव थे। सबसे गहरा घाव उसकी भुजा पर था, जहां मांस तक फट गया था और खून बह रहा था। उसका चेहरा इतना पीला था कि पारभासी लग रहा था। मैंने नौकरों को आदेश दिया, गर्म पानी और तौलिया लाओ जल्दी। नौकर डर के मारे कांपते हुए भागा। मैं नीचे बैठा और लियानान के माथे को छुआ। ठंडा और पसीने से तर। लियानान ने शायद कुछ महसूस किया, उसकी पलकें फरफराईं। उसने मेहनत से आंखें खोली। मुझे देखते ही उसकी आंखें धुंधली हो गईं। होठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने उसका हाथ दबाया जो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। बोलो मत, मैं तुम्हारी पट्टी कर रहा हूं। दवा का बॉक्स आ गया। मैंने अल्कोहल, गॉज और दवाइयां निकाली। बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कहा, साहब मैं कर देता हूं। नहीं। मैंने अल्कोहल की बोतल खोली, कॉटन स्वाब भिगोया और उसकी बाह के घाव साफ करने लगा। मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था, पर मैंने काम जारी रखा। जब रुई घाव पर लगी तो ली आनान पूरी तरह कांप गई। मैंने ऊपर देखा, उसने अपने दांत भींच रखे थे। माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उसने एक आह तक नहीं भरी। मैंने बोहें सिकोरी, दर्द हो रहा है तो बोलो। ली आनान ने मुझे देखा और एक दर्द भरी मुस्कान दी, पर कुछ नहीं बोला। मैंने अपना सिर झुकाया और सफाई, कीटाणु शोधन, डिसइंफेक्शन और पट्टी का काम जारी रखा। मेरी हरकतें अनाड़ी थी, लेकिन हर कदम बहुत ध्यान से उठा रहा था। बाह का घाव साफ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शरीर पर और भी घाव है। उसकी पसलियों, रिब्स पर बड़े नीले निशान थे और पीठ पर भी खून के कुछ निशान थे। मैंने उसे करवट लेने को कहा और धीरे धीरे उन छोटे घावों को साफ किया। ली आनान ने एक बार भी नहीं बोला। बस जब मैं किसी दर्द भरी जगह को छूता तो उसका शरीर हल्का सा तन जाता था। ना जाने कितना समय बीत गया। जब आखिरी घाव साफ हुआ तो मैंने चिमटी ट्वीजर्स नीचे रखी और पाया कि मेरी हथेलियां पसीने से तर थीं। मैं उठकर हाथ धोने ही वाला था कि उसने मेरी कलाई पकड़ ली। ली आनान ने न जाने कब आंखें खोल ली थी। उसकी नजरें धुंधली थी, पर उसने मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। दूर मत जाओ, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज खुरदरी थी, एक बच्चे की तरह लाचार। मैं चौंक गया और उसे नीचे देखा। उसका चेहरा पीला था, भौहें सिकोरी हुई थी, होंठ एक लकीर जैसे बन गए थे। उसने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था, जैसे डूबते हुए इंसान को कोई आखिरी सहारा मिल गया हो। मेरे दिल का एक कोना अचानक पिघल गया हो। मैं सोफे के किनारे बैठ गया और अपना हाथ नहीं खींचा। मैं कहीं नहीं जा रहा, सो जाओ। ली आनान ने शायद समझ ली। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। उसने आंखें बंद कर ली। ली आनान, मैंने उसे देखा और उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगी। मैं सोफे के किनारे टिक गया और उसे सोते हुए देखने लगा। ये चेहरा वास्तव में बहुत सुंदर था। मुझे याद आया कि उसने अभी क्या 2 शब्द कहे थे, दूर मत जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले जब मुझे बुखार था और मैंने लू निंगशुआंग का हाथ पकड़कर कहा था, दीदी दूर मत जाओ। मैंने अपनी आंखें झुका ली और अब और नहीं सोचना चाहता था।
मैं वैसे ही बैठा रहा, रात भर उसका हाथ थामे। खीदकी के बाहर जब सुबह की लाली छाने लगी तो मैं भी नींद में डूब गया। जब मेरी आंखें खुली तो पाया कि मैं बिस्तर पर हूं। ली अनान बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसने साफ कपड़े पहन लिए थे। चेहरा अब भी पीला था, लेकिन तबीयत बेहतर लग रही थी। उसकी नजरें मुझसे नहीं हट रही थी। उनमें एक अजीब सी तपिश थी। मुझे जागते देख वो मुस्कुराई। कल रात के लिए शुक्रिया यानश्वान। मेरे कान गर्म हो गए। मैंने सिर हिलाया। ये तो मेरा फर्ज था। ली आनान ने एक हल्की हंसी दी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर मुड़कर कहा, अब से मैं हर रात घर आके रात का खाना खाया करूंगी। दरवाजा बंद हो गया। मैं काफी देर तक स्तब्ध रहा। उस रात के बाद से ली आनान सच में हर रात मेरे साथ रात का खाना खाने लगी। हम साथ में डिनर करते और खाना खाने के बाद बगीचे में टहलते। रात गहरी होने पर हम एक ही कमरे में सोते। उसने कभी कोई हद पार नहीं की, यहां तक कि हर बार पूछती, क्या मैं सो सकती हूं? मैंने कहा हाँ। जिंदगी अब ऐसी ही सुकून भरी दिनचर्या में बीत रही थी। मैं धीरे धीरे इस साथ का आदी हो गया। सुबह नाश्ते पर लियानान को सामने देखना, सोने से पहले उसका शुभ रात्रि सुनना। एक खूबसूरत चांदनी रात में हमने थोड़ी वाइन पी और उन सभी अफवाहों के बारे में बात की जो उसके बारे में थी। मुझे पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन लियानान आश्चर्यजनक रूप से ईमानदार थी। क्रूर और पागल मां के मानसिक रोग को विरासत में लिया है। 2 सगी बहनों की मौत उसने एक एक करके गिनाया। उसका स्वर ऐसा था जैसे वो किसी और की कहानी बता रही हो। बाहर की दुनिया मेरे बारे में यही कहती है ना? मैंने कुछ नहीं कहा। लियानान आगे बढ़ी। 10 साल की उम्र में मैंने अपनी मां की मौत अपनी आंखों के सामने देखी थी। हत्यारा वो नौकरानी थी जो 15 सालों से हमारे घर में थी। मां उस पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन उसने मौका पाकर मां को मार दिया। मेरी सांसें रुक गईं। उसे किसी ने खरीदा था। वो इंसान मेरे पिता को निशाना बनाया चाहता था और उसने मां को माध्यम बनाया। बाद में दोनों बहनें भी मर गईं। बड़ी बहन की कार दुर्घटना, दूसरी की घुड़सवारी के दौरान गिरना, सब दुर्घटनाएं थी और सब मर्डर भी। ली आनंद ने आंखें बंद कर ली। पिता को डर था कि अगला नंबर मेरा है, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी कि मुझे मां की बीमारी विरासत में मिली है और मुझे पागलखाने भेज दिया। जब पिता पर हमला हुआ तो मुझे मजबूरन परिवार की बागडोर संभालनी पड़ी। मैंने खून खराबे से दुश्मनों का सफाया किया और परिवार का मुखिया बनी। तो तुम जो भी सुनते हो उसमें से ज्यादातर सच है। ली आनंद ने आंखें खोली और मेरी तरफ मुड़ी, एक मुस्कान दी। मैंने सच में लोगों को मारा है और सच में मैं कभी कभी पागल भी हुई हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें गहरी थी, किसी गहरे झील की तरह। मैं काफी देर तक चुप रहा, फिर पूछा, तो तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? ली आनंद की नजरें बदल गईं। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि मुड़कर कर मेरे सामने खड़ी हो गई। क्योंकि तुमने मुझे बचाया था। मैं चौंक गया। 15 साल की उम्र में मैं मानसिक अस्पताल से भाग गई थी। मेरा पीछा किया जा रहा था। मैं भागते भागते जांगचंग की एक गली में घुस गई। उसने मेरी आंखों में घूरा। गली के कोने में एक कबार का ढेर था। मैं वहां छिप गई। फिर कुछ काले कपड़े पहने लोग पीछे आए। वे घर घर तलाश कर रहे थे। तभी एक छोटा लगा दौड़ता हुआ आया और उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, अभी कोई वहां भागा है, काले कपड़े पहने हुए। ली आनंद के होठों पर मुस्कान आई। जब उन्होंने उससे मेरे बारे में पूछा तो उसने कहा नहीं, और उनसे कहा कि जल्दी जाओ, उसे कैंडी खरीदने से मत रोको। उसके बॉडीगार्ड्स बाहर थे। मेरी आंखें बड़ी हो गई। तुमने उन्हें वहां से हटा दिया। तुमने मुझे उस मलबे के पीछे से खींचकर निकाला। मुझे पानी की एक बोतल दी। ली आनंद ने मुझे देखा। उसने कहा, तुम खून से लथपथ हो, इसे पोंछ लो। मैंने पूछा, उसका नाम क्या है, ताकि भविष्य में उसका एहसान चुका सकूं। उसने कहा, जरूरत नहीं है, और भाग गया। मुझे याद आया, उस साल मैं चुपके से बाहर स्नैक्स खरीदने निकला था। गली में खून से लथपथ एक लगरी मिली थी। मैंने उसे बचाने वालों को गलत रास्ता दिखाया था। वो खून से लथपथ लगी उसे पानी की बोतल थमा दी थी। उसके बाद मैंने कभी उसे नहीं देखा। मैं बोल पड़ा, वो तुम थी। ली आनंद ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इन सालों में मैं गुप्त रूप से तुम्हें देखती रही। मुझे पता चला कि तुम्हें लू फैमिली ने गोद लिया है, लेकिन वे तुम्हारे साथ बहुत अच्छे थे और तुम्हारी नजरों में केवल वो दीदी थी। जब सुना कि तुम्हारी दीदी की शादी होने वाली है, लियानान की आवाज धीमी हो गई। तभी मैंने लू फैमिली के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। यानचुआन, जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए हां कह दी है तो इस जिंदगी में अब कहीं और जाने की सोचना भी मत। उसने मेरी आंखों में घूरा, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें बहुत गहरी थी। उनमें वो सच्चाई थी जो मैं समझ सकता था, और कुछ ऐसी चीजें भी थी जो मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन मेरे दिल में जो डर था वो अब गायब हो चुका था। उसके बदले एक ऐसी सुरक्षा की भावना थी जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। मैंने उसका हाथ दबाया और कुछ नहीं कहा। ली आनंद मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक उठी।
उस रात हमारे बीच की दूरी आधे इंसान से घटकर 0 हो गई। ल्यू वेडोंग के सगाई टूटने की खबर बाजार में तेजी से फैली। ल्यू फैमिली को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने उसे घर में कैद कर दिया। उसने कमरे में जो कुछ भी तोड़ सकता था तोड़ दिया। सब लू यानचुआन की वजह से है। उस इंसान ने शादी के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। ल्यू वेडोंग ने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया। ली फैमिली के यूरोपीय दुश्मनों से संपर्क किया और मेरे आने जाने के रास्तों, आदतों और पसंदीदा जगहों की सारी जानकारी लीक कर दी। उसने किसी को मेरी लू निंगशुआंग के साथ अवैध संबंधों के सबूतों को नकली रूप से तैयार करने के लिए कहा और उन्हें ली आनान को अनोनिमसली भेज दिया। जब यह तोहफा मिला, मैं ली आनान के साथ स्टडी में फाइलें देख रहा था। ली आनान ने ईमेल खोला और देखा उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मैंने देखा कि उसकी नजरें मुझ पर थी। क्या हुआ? ली आनान ने कुछ नहीं कहा। स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। मैंने अंदर का कंटेंट देखा और मेरा खून ठंडा बद गया। वो मेरी और लू निंगशुआंग की तस्वीरें थीं। कुछ असली थीं, कुछ बनाई हुई थीं। उसके साथ जो शब्द लिखे थे वो घिनौने थे। वे कह रहे थे कि शादी से पहले ही मेरा लू निंगशुआंग के साथ संबंध था। मैं अपनी बहन को बहका रहा था, अनैतिक था। मैंने मुंह खोला, कुछ समझाना चाहा, लेकिन गला सूख गया था। ली आनान ने मुझे देखा और अचानक मुस्कुरा दी। अपनी उंगलियों से उसने उस ईमेल को पूरी तरह डिलीट कर दिया। मैं पहले से ही तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में जानती थी, लेकिन वो अतीत है। अब तुम मेरे पति हो और मैं ली हूं। मैं स्तब्ध रह गया। ली आनंद ने मुझे देखा। नजरें ठंडी थी लेकिन सच्ची थीं। तुम्हारे अतीत से मुझे मतलब नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में 8 साल तक छानबीन की है। तुम कैसे इंसान हो, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने किताबें नीचे रखी और आगे बढ़कर पहली बार उसे खुद गले लगाया। ली आनान का शरीर थोड़ा अकड़ गया। फिर उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ नहीं बोला, बस अपनी पगर मजबूत कर ली। खिड़की के बाहर धूप खिली थी। हम बस ऐसे ही गले लगे रहे। कुछ दिनों बाद मैं शहर की एक किताबों की दुकान में गया। मैं हर हफ्ते वहां जाता हूं, नई किताबें खरीदने और शहर घूमने। ली आनान के भेजे ड्राइवर और बॉडीगार्ड साथ थे। मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। कार आधी दूर ही पहुंची थी कि अचानक कुछ काली गादियों ने हमें रोक लिया। बॉडीगार्ड्स बहुत फुर्तीले थे। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करते हुए वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन सामने बहुत से लोग थे। कम से कम 15 लोग लाठियां लिए हुए। मेरी हथेलियां पसीने से तर थीं, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। जैसे ही वे कार का शीशा तोड़ने वाले थे, अचानक दूसरी तरफ से लोग निकल आए। वे ली आनान के लोग थे। उन्होंने पीछे से घेरा डाला और अपनी फुर्ती से चंद मिनटों में उन हमलावरों को जमीन पर दबोच लिया। मैं ये मंजर देख रहा था। मेरी धकने सीने से बाहर आने को बेताब थी। कार का दरवाजा खुला। ली आनान बाहर खैरी थी। उसका चेहरा डरावना रूप से शांत था। उसने हाथ बधाया। चोट लगी क्या? मैंने सिर हिलाया। ली आनान ने राहत की सांस ली। वापसी में वो लगातार फोन पर बात कर रही थी। मैं उसकी बातों के टुकड़ों से समझ गया कि वो उन हमलावरों से पूछताछ कर रही थी। किसने भेजा? क्या चाहते थे? पीछे कौन है? जब हम घर पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। ली आनान ने मुझे कमरे में भेजते हुए कहा, तुम आराम करो, मैं कुछ काम निपटाती हूं। मैंने उसकी आस्तीन पकड़ ली। कौन था? ली आनान 2 सेकंड के लिए चुप रही और बोली, ल्यू वेडोंग। उसने ली फैमिली के दुश्मनों से संपर्क किया था। तुम्हें अगवा कर मुझे धमकाना चाहता था। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। ली आनान ने मेरी कमर पकड़ी और अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। चिंता मत करो, उसने मेरे इंसान को हाथ लगाया है। अब मैं उसे इसकी कीमत चुकाना सिखाऊंगी। वह मुड़कर बाहर जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर फिर पीछे देखा। अब से बाहर निकलते समय अपने साथ ज्यादा लोग रखना। इस बार मेरी लापरवाही थी। दरवाजा बंद हो गया। मैं बिस्तर के किनारे बैठा रहा। उन हमलावरों का मंजर अभी भी आंखों के सामने था। उंगलियां हल्का सा कांप रही थी, लेकिन दिल में एक और एहसास था, बहुत सुकून का। मुझे पता था कि कोई है जो मेरी रक्षा करेगा, मुझे कुछ नहीं होने देगा। लू निंगशुआंग मुझे तुरंत वापस लाना चाहती थी, लेकिन घरेलू मामलों ने उसे पूरे 15 दिनों तक उलझाए रखा। लू निंगशुआंग को पूरे आधे महीने तक कंपनी के काम ने रोक रखा था। लू परिवार के बिजनेस को उसके पापा ने उसके सामने रख दिया और कहा कि अपनी जिद के लिए कंपनी के एसेट्स दांव पर मत लगाओ। लू निंगशुआंग ने लगातार 10 रातें जागकर सारे रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे किए। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तो उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। 14 आवर्स के इस सफर में वो 1 मिनट जाने से पहले मेरा वो कहना कि एंगेजमेंट मुबारक हो, और उसके सपनों में आने वाले वो सीन्स, मेरा पीला पड़ा चेहरा, ठंडी बॉडी और वो सड़क का मोड़, वो मुझे फिर से खो नहीं सकती थी। फ्लाइट लैंड होते ही लू निंगशुआंग ने सीधे एक टैक्सी की और एक पुराने कासल की तरफ निकल गई। कासल का मेन गेट बंद था और 2 काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स वहां खड़े थे। उसने कहा, मुझे ली आनान से मिलना है।
बॉडीगार्ड ने उसे देखा और बोला, मैडम किसी से नहीं मिलेंगी। उसने फिर कहा, मैं लू यानचुआन को ढूंढ रही हूं, वो मेरा भाई है। पर बॉडीगार्ड के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सर भी किसी से नहीं मिलेंगे। लू निंगशुआंग ने अपनी मुट्ठी भींची और वहीं गेट के बाहर बैठकर वेट करने लगी। पहला दिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बॉडीगार्ड्स की शिफ्ट्स बदल गई। बॉडीगार्ड्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पागल हो। दूसरे दिन तेज रेन शुरू हो गई। वो बिना किसी छाते के पानी में खड़ी रही। तीसरे दिन बारिश रुकी। वो दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके होंठ पूरी तरह सूख चुके थे, लेकिन उसकी आंखें लगातार उस दरवाजे पर टिकी थी। चौथे दिन की सुबह वो दरवाजा खुला। मैं बाहर आया। मेरी सेहत अच्छी थी। चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो था। धूप मुझ पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई खूबसूरत पेंटिंग हो। लू निंगशुआंग हैरान रह गई। मैं उसकी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर दिखा था। मैं उसके सामने आके रुका। उसे इस हालत में देखकर मुझे थोड़ा शॉक लगा, लेकिन उससे ज्यादा मन में कंफ्यूजन था। दीदी, आप यहां क्यों आई हो? लू निंगशुआंग का गला रूंध गया। उसकी आवाज पहचानने नहीं आ रही थी। यानचुआन, लियानान कोई अच्छी लड़की नहीं है। दीदी तुम्हें घर वापस लेने आई है। मैं चुप रहा। वो आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन साइड में खड़े बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। लू निंगशुआंग बस मेरी आंखों में देख रही थी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। उस कमरे में बंद नहीं करना चाहिए था। और मुझे तुमसे वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं थोड़ी देर के लिए रुका और फिर मुस्कुराया, एक हल्की सी मुस्कान जिसमें एक अजीब सा दर्द था। तो दीदी भी रिबॉर्न हुई है। लू निंगशुआंग का दिल जैसे बैठ गया। मैंने शांत आंखों से उसे देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने एक कदम पीछे हटाकर उससे डिस्टेंस बना लिया। मैं अब लियानान का हस्बैंड हूं। उसने कहा था कि हमारा एक प्रॉमिस है, हम इस जन्म में कभी अलग नहीं होंगे। लू निंगशुआंग कुछ कहना चाहती थी, पर उसका गला मैं मुड़ा और वापस जाने लगा। उसने पीछे आने की कोशिश की, पर बॉडीगार्ड्स ने रास्ता रोक दिया। यानचुआन, उसकी चीखती हुई आवाज आई। मेरे कदम पल भर के लिए रुके, पर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीदी, वापस चली जाओ। हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मैं उस बड़े गेट के अंदर चला गया और उसकी नजरों से गायब हो गया। लू निंगशुआंग वहीं खड़ी रही, उस धीरे धीरे बंद होते दरवाजे को देखती हुई। धूप खिली थी, हवा हल्की थी। वो अचानक घुटनों के बल बैठ गई और अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। लू निंगशुआंग वहां से गई नहीं। उसने उस कैसल के पास वाले टाउन में एक होटल ढूंढ लिया और वहीं रहने लगी। हर सुबह वो गेट पे आती और हर शाम अंदर एक लेटर भिजवाती। पहली लेटर में उसने अपनी पास्ट लाइफ के पछतावे लिखे थे, मेरी मौत के बाद उसका ब्रेकडाउन और उस सड़क के मोड़ पर खड़े होकर सिर्फ मेरे बारे में सोचना। दूसरी लेटर में उसने इस जन्म की अपनी कावर्डिस के बारे में लिखा, कैसे वो बहुत पहले ही दिल हार चुकी थी, पर मानने से डरती रही, और कैसे मुझे किसी और की तरफ धकेलते हुए उसका खुद का दिल रो रहा था। तीसरी लेटर में उसने मेरी अच्छाइयों को याद किया, मेरा 3 साल की उम्र में उसे दीदी पुकारना और 16 साल की उम्र में सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका मुझसे नजरें न हटा पाना। चौथी, पांचवी, छठी, मैंने किसी भी लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। वहां के बॉडीगार्ड्स पहले अलर्ट रहते थे, फिर इग्नोर करने लगे और आखिरकार बेबस हो गए। वो रोज इस टूटी हुई औरत को एक फिक्स टाइम पर आते देखते, जो अपनी पहली लेटर को किसी रिचुअल की तरह सौंपती थी। आधे महीने बाद आखिरकार मैं उससे मिलने के लिए तैयार हुआ। मीटिंग का स्पॉट था कैसल का गार्डन। सफेद लोहे की टेबल और चाय, ₹1 एक केतली रेड टी और 2 प्लेट स्नैक्स। अंगूर की बेलों से छनकर आती धूप जमीन पर सोने की तरह चमक रही थी। मैं उसके सामने बैठा था, एक सिंपल बेज शर्ट में। मेरा चेहरा पिछली बार से भी ज्यादा फ्रेश था। मेरी आंखों में एक अजीब सा रिलैक्सेशन और सुकून था जो उसने बहुत समय से नहीं देखा था। मैंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, दीदी, आखिर आप कहना क्या चाहती हो? आज सामने बैठकर बोल ही दो। लू निंगशुआंग का गला भर आया। हजारों बातें सीने में दफन थीं, पर आखिर में सिर्फ एक ही सेंटेंस निकला, यानचुआन, मेरे साथ वापस चलो। मैंने उसे देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। ये मुस्कान पिछली बार जैसी नहीं थी। तब उसमें दूरी थी, इस बार सिर्फ बेरुखी थी। क्या दीदी को अब भी समझ नहीं आया? मैंने टी का एक सिप लिया। मैं कोई नखरे नहीं कर रहा, ना ही कोई तंत्रुम थ्रो कर रहा हूं। मैं सच में वापस नहीं आना चाहता। लू निंगशुआंग ने कांपते होठों से कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने अपना तेकअप नीचे रखा और सीधे उसकी आंखों में देखा। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। लू निंगशुआंग ने सिर हिलाया। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, पास्ट लाइफ को छोड़ भी दे। पास्ट लाइफ की बात छोड़ो, इस जन्म में तुमने मुझे लू शिंगयुए की तरफ क्यों धकेला? लू निंगशुआंग का दिल जोर से धड़का। क्या तुम्हें पता भी था कि वो कैसी औरत है? ल्यू वेडोंग ने कहा कि वो अच्छी है, और तुमने बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना चेक किए मुझे उसके हवाले कर दिया। जबकि बचपन में जब स्कूल की क्लास मॉनिटर या कोई स्कूल ब्यूटी मेरे पीछे आती थी तो तुम कहती थी कि वो मेरे लायक नहीं है और उन्हें एक कदम भी पास नहीं आने देती थी।
लू निंगशुआंग कुछ सफाई देना चाहती थी, पर उसे कोई शब्द नहीं मिले। मैंने अपनी बात जारी रखी। दूसरी बात, जब लोग शिंगयुए ने मुझे ड्रग दिया और मैं वहां से भागकर घर आया, तो क्या तुमने मेरी बात पर यकीन किया? लू निंगशुआंग का गला जैसे बंद हो गया। मैंने उसकी जगह खुद ही जवाब दिया, तुमने विश्वास नहीं किया। तुमने एक बार भी चेक करने की कोशिश नहीं की, सीधे मान लिया कि गलती मेरी ही थी और मैं ही मुझे पुलिस के पास जाने से डर नहीं था, लेकिन तुमने मामले को दबाने के लिए और लो परिवार को खुश करने के लिए मुझ पर फैमिली रूल्स चलाए और मुझे सजा दी। मैंने थोड़ा रुककर कहा, तीसरी बात, तुमने मुझे 10 बार मारा और 3 दिनों के लिए उस कबाड़ खाने जैसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। ना कोई डॉक्टर, ना कोई मेडिसिन, सिर्फ बासी सूखी रोटियां और ठंडा पानी। लू निंगशुआंग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। मेरी आवाज अब भी उतनी ही शांत थी। क्या तुम्हें पता है कि वो 3 दिन मैंने कैसे काटे? चाकू के घाव अभी भरे नहीं थे, कोड़ों के निशान सड़ रहे थे। मुझे इतना हाई फीवर था कि मैं होश खो रहा था। मैंने दरवाजे को तब तक पीटा जब तक हाथों से खून नहीं निकल आया। सिर्फ एक घूंट पानी और थोड़ी सी मेडिसिन के लिए गिड़गिड़ाता रहा। पर नौकरों ने कहा कि यह तुम्हारा ऑर्डर था ताकि मैं सुधर जाऊं। लू निंगशुआंग का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे नहीं पता था, उसे सच में यह सब नहीं पता था। चौथी बात, मैंने उसे देखा जैसे किसी अजनबी को देख रहा हूं। उन 3 दिनों में जब मैं वहां बंद था, तुम क्या कर रही थी? लू निंगशुआंग के दिमाग में वो सारे सीन्स घूमने लगे। वो लियू वेडोंग के साथ अपनी शादी के लिए वेडिंग ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, उस भव्य ग्रैंड एंगेजमेंट की तैयारियों में बिजी थी, एक एक बारीकी पर खुद नजर रख रही थी, इनविटेशंस को खुद चेक कर रही थी और पूरे हॉल को गुलाबों से सजवा रही थी। मैं थोड़ा मुस्कुराया। पास्ट लाइफ में जिस शादी के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। मुझे तब समझ नहीं आया, पर अब आ गया है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें फिक्र करना नहीं आता, बात बस इतनी है कि तुम मेरे लिए फिक्र करना ही नहीं चाहती थी। लू निंगशुआंग की आंखें लाल हो गई, उसकी आवाज पूरी तरह बैठ चुकी थी। यानचुआन, मुझसे गलती हो गई। मैं पागल थी, मैं एक कावड़ थी। तुम जो चाहो मुझसे ले लो, पर प्लीज मुझे एक चांस दे दो। मैं काफी देर तक चुप रहा, फिर अपने टेकअप को नीचे रखा। दीदी, आपने मेरे साथ जो भी अच्छा किया था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। इसीलिए लू निंगशुआंग के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। इसके बाद मैं खड़ा हो गया। जैसा कि दीदी आप हमेशा से चाहती थी, हम हमेशा सिर्फ भाई बहन ही रहेंगे। अब आप वापस जाइए। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। लू निंगशुआंग पीछे भागना चाहती थी, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो बेबसी से मेरी पीठ को देखती रही, जो धीरे धीरे उस गार्डन के कोने में ओझल हो गई। लू निंगशुआंग फिर भी वापस नहीं गई। वो फ्रांस में ही रुक गई और उसी टाउन में एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया। रोज वो देश की अपनी कंपनी का काम संभालती, कभी कभी खिड़की के पास घंटों खड़ी रहती। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने चुपके से लियू वेडोंग के काले कारनामों की जांच शुरू कर दी, सबूत और वो सच ढूंढने लगी जो छुपा दिए गए थे। 1 महीने बाद उसने एक ब्राउन एनवेलप उस कासल के पते पर भिजवाया। एनवेलप पर नाम लिखा था ली आनन। उसके अंदर लियू वेडोंग के सारे गुनाहों के सबूत थे। कैसे उसने लू शिंगयुए को पैसे देकर मुझे ड्रग करवाया, कैसे मेरे बंद होने पर नौकरों को खाना पानी और मेडिसिन देने से मना किया, और कैसे ली परिवार के दुश्मनों से हाथ मिलाकर मेरी लोकेशन लीक की। 3 दिन बाद ली आनान ने उसे बुलावा भेजा। मीटिंग का स्पॉट था टाउन का एक कैफे, खिड़की के पास वाली सीट। ली आनान ने एक ब्लैक कोट पहन रखा था। उसका चेहरा पहले से थोड़ा पीला था। लू निंगशुआंग उसके सामने बैठ गई। दोनों ने कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखा। ली आनान ने शांत आवाज में कहा, मुझे सारी चीजें मिल गई है, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? लू निंगशुआंग ने सिर हिलाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानचुआन मेरा भाई है, जिसने भी उसे चोट पहुंचाई है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब जब उसने तुम्हें चुन लिया है, तो मैं बस ये देखना चाहती हूं कि तुम उसके लिए क्या कर सकती हो। लियानान ने उसे देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। लियू वेडोंग का मामला मैं खुद संभालूंगी। इतना कहकर वो जाने लगी, पर गेट के पास रुककर उसने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, दीदी, मुझे ये चांस देने के लिए थैंक यू। अगली बार आपको अपनी शादी की वो वाइन जरूर पिलाऊंगी जो पिछली बार छूट गई थी। दरवाजा बंद हो गया। लू निंगशुआंग अकेली वहीं बैठी रही। उसकी कॉफी ठंडी हो चुकी थी। लियू वेडोंग का बुरा वक्त बहुत जल्दी आ गया। पहले उसकी फैमिली पर टैक्स चोरी और फ्रॉड के केस हुए, सारे एसेट्स फ्रीज हो गए और कंपनी का बैंकरप्सी हो गया। फिर खुद लियू वेडोंग के काले कारनामे एक एक करके सामने आए। पूरे इंटरनेट पर उसे गालियां पड़ रही थी। स्कूल में बुलिंग करना, मुझे फंसाना और गुंडे भेजकर किडनैपिंग करवाना, हर एक चार्ज उसे बर्बाद करने के लिए काफी था। जिस दिन उसे घर से निकाला गया, उसके पास अपना सामान समेटने का भी वक्त नहीं था। कोई रास्ता ना देखकर उसने विदेश भागने के लिए फ्लाइट की टिकट ली, पर एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। मिस्टर लियू वेडोंग, आप पर किडनैपिंग का केस है, हमारे साथ चलिए। वो चीखता रहा कि वो बेगुनाह है।
पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। ट्रायल वाले दिन मैं नहीं गया, पर मैंने सुना कि ली आनान खुद उससे मिलने डिटेंशन सेंटर गई थी। उनके बीच क्या बात हुई कोई नहीं जानता, पर उसके बाहर आते ही ल्यू वेडोंग को एक मेंटल असाइलम भेज दिया गया। वहां वो पूरी तरह पागल हो गया, दिन भर बड़बड़ाता रहता, कभी चिल्लाता कि लू यानचुआन तड़प तड़प कर मरेगा, तो कभी रोकर भीख मांगता। जब ये खबर लू निंगशुआन तक पहुंची तो वो अपने अपार्टमेंट में कुछ फाइल्स देख रही थी। उसने पेन रखा और खिड़की के पास आ गई। बाहर बर्फ गिर रही थी। यह इस साल का पहला स्नो था। शाम को लू निंगशुआन उसी कासल के पास गई। उसने गेट पर थोड़ा वेट किया, दरवाजा खुला और मैं बाहर आया, एक वाइट डाउन जैकेट पहने, गले में ठुड्डी तक लिपटे हुए स्कार्फ के साथ। उसे देखकर मैं थोड़ा चौंका। दीदी लू निंगशुआन ने अपने कोट से एक एनवलप निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, लू परिवार के आधे एसेट्स मैंने तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। सारे पेपर वर्क पूरे हो चुके हैं, बस तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है। मैंने उस एनवलप को खोलकर देखा। आप ये क्या कर रही हैं? लू निंगशुआन ने मुझे गहराई से देखा। यह तुम्हारा हक है। लू परिवार ने तुम्हें 20 साल पाला और तुमने एक पॉलिटिकल मैरिज करके वो कर्ज चुका दिया। अब से लू परिवार हमेशा तुम्हारे पीछे एक मजबूत बैकिंग बनकर खड़ी रहेगी। तुम्हारा मन हो तो वापस आना, ना मन हो तो मत आना। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर उस एनवलप को अपनी जेब में रख लिया। मैंने उसे देखा। मेरी आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा या कोई हेट नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून और अपनापन था। थैंक यू। दीदी लू निंगशुआन का गला भराया। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। बर्फबारी तेज होने लगी थी, जो हमारे कंधों पर गिर रही थी। तभी पीछे का दरवाजा खुला और ली आनान एक अम्ब्रेला लेकर बाहर आई। वो मेरे पास आके खड़ी हो गई और छाता मेरे सिर पर तान दी। उसने लू निंगशुआन की तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने अपने पैरों के अंगूठों पर खड़े होकर मेरे गाल पर एक हल्का सा किस किया, बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल, जैसे वो 1000 बार ऐसा कर चुकी हो। लू निंगशुआन वहीं खड़ी हमें देखती रही। बर्फ उसके बालों और कंधों पर जम चुकी थी, पर वो हिली नहीं। ली आनान मेरा हाथ पकड़कर पीछे मुड़ी। गेट पर पहुंचकर मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर उसे देखा। उसे एक नजर में बहुत कुछ था, एक ठहराव, एक थैंक यू और एक आखिरी अलविदा। फिर मैं अंदर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। लू निंगशुआन अकेली उस बर्फीली रात में बहुत देर तक खड़ी रही। चेहरे पर गिरती बर्फ पानी बनकर गालों से बहने लगी। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि कुछ लोग अगर एक बार छूट जाएं तो वो पूरी लाइफ के लिए खो जाते हैं। दिन बीतते गए और मुझे ली आनान की प्रेजेंस की ऐसी आदत हो गई जैसे हम कोई पुराने शादीशुदा कपल हों। 1 साल बाद ली आनान एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। चेहरा थोड़ा पीला था, पर आंखें चमक रही थी। मैं उसके पास बैठा था। मेरी गोद में 2 नन्हे बच्चे थे। मैं बिल्कुल स्टिफ होकर बैठा था, जैसे मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीजें पकड़ रखी हों, और हिलने से भी डर रहा था। एक लड़का और एक लड़की ट्विंस थे। ली आनान ने मुझे देखा और अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तुम तो पागल हो। मैं चुप रहा, बस उन 2 छोटे छोटे चेहरों को देखता रहा। मेरी आंखें भर आईं। थैंक यू मुझे एक प्यारा सा घर देने के लिए। उसने मेरा हाथ अपने गाल पर रखा। बुद्धू। मैंने झुककर उसके होंठों पर एक बहुत ही सॉफ्ट किस किया। दोनों बच्चे हमारी गोद में सो रहे थे। उनकी हल्की हकली सांसों की आवाज आ रही थी। जब बच्चे 1 महीने के हुए तो लू के मम्मी पापा खास तौर पर फ्रांस आए। मम्मी ने पोती को गोद में लिया तो उनकी आंखें बार बार नम हो गई। पापा साइड में खड़े बच्चों को देखकर अपनी स्माइल छुपा नहीं पा रहे थे। मम्मी ने कहा, ये बिल्कुल बचपन के यानचुआन जैसी दिखती है, आंखें भी वैसी है और नाक भी। ली आनान ने हंसते हुए कहा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक गर्व था। ये बहू अफवाहों से 10,000 गुना बेहतर थी। मैंने चारों तरफ देखा और अचानक पूछा, दीदी नहीं आई? मम्मी पल भर के लिए रुकी और बोली, निंगशुआन को कंपनी का कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाई। मैं चुप रहा। मम्मी ने अपने बैग से एक सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। ये उसने तुम्हारे लिए भिजवाया है। मैंने उसे खोला। उसके अंदर सोने के 2 सुंदर लॉकेट थे, प्योर गोल्ड के, जिन पर बहुत ही बारीक काम किया गया था। उन पर बच्चों के नाम लिखे थे। बॉक्स के नीचे एक लेटर थी। मैंने उसे निकाला और खोला। उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, यानचुआन तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक हो। दीदी हमेशा तुम्हारी दीदी रहेगी। मैं उन शब्दों को देखता रहा और बहुत देर तक खोया रहा। पास्ट और प्रेजेंट लाइफ में लू निंगशुआन के साथ जो भी प्यार और नफरत का रिश्ता रहा, वो सब एक पल में मेरी आंखों के सामने घूम गया। 3 साल की उम्र में उसका मुझे वो चॉकलेट देना, बुखार में रात भर बेड के पास बैठना, हर बिजनेस ट्रिप से मेरे लिए गिफ्ट लाना, और वो सारे घाव, वो बेरुखी जिसने मुझे उससे दूर होने पर मजबूर कर दिया। रियलिटी में वापस आते ही मैंने उस लेटर को फोल्ड करके वापस रख दिया और बॉक्स को अलमारी के ड्रॉअर में डाल दिया। तभी बाहर से हंसने की आवाज आई। मैंने खिड़की के पास जाके उसे खोला।
गार्डन में बहुत ही प्यारी धूप खिली थी। ली आनान दोनों बच्चों को लेकर लॉन पर बैठी थी और वो नन्हे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से उसका चेहरा छूने की कोशिश कर रहे थे। वो सुनहरी धूप उन सब पर ऐसे चमक रही थी मानो पूरी दुनिया का सुकून वहीं हो। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैं कमरे से बाहर निकला, कॉरिडोर को पार किया और गार्डन का गेट खोल दिया। ली आनान ने ऊपर देखा और मुझे देखकर मुस्कुरा दी। सोकर उठ गए। उसने बहुत ही प्यार से अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और नीचे उन बच्चों को देखा। वो नन्हे बच्चे अपने पापा को देखकर खुशी से उछल पड़े और हाथ आगे बढ़ा दिए जैसे वो हुग चाहते हों। मैंने हंसते हुए एक को गोद में लिया और उसके गाल को चूमा। ली आनान ने दूसरे को पकड़ा हुआ था, वो मेरे पास आई और उसने भी मेरे गाल पर एक प्यारा सा किस किया। दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मैंने अपनी गोद में छिपी उस नन्ही परी को देखा जो खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी।